नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों आज एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो पढ़ेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये प्रायोरिटी बेस्ड हैं। ये सारे क्वेश्चंस मेनली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस है दोस्तों, क्योंकि एनक्लेक्स के अंदर जैसे प्रायोरिटी के जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस है जो इनका रेफरेंस है दोस्तों वो एनक्लेक्स ही है। एनक्लेक्स की जो बुक्स हैं वो उन्हीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। और जब तक मैंने आपको अभी तक 2 क्लासेस मैंने ले ली हैं दोस्तों। उन दोनों क्लासेस के अंदर मैंने आपको एक क्लास के अंदर 20 प्रायोरिटी बेस्ड सिनेरियो पूरा का पूरा सिनेरियो बताया था। फिर उसके बाद एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने लगभग आपको 10 सिनेरियो बताए हैं। आज हम जल्दी 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम का टाइम पीरियड जो कि बहुत पास आने वाला है, तो उससे पहले आप दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए डिप्रेस्ड क्लाइंट स्टेट्स आई एम नो गुड। एक डिप्रेस्ड क्लाइंट है दोस्तों, वो क्या कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नो गुड, आई एम बेटर ऑफ डेड, मतलब मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। पहली बात क्या है दोस्तों कि ऐसा जो क्लाइंट कभी भी ऐसे कह रहा हो कि भाई मैं बेटर ऑफ डेड है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है दोस्तों कि वो किसके अंदर है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर है। ये जो क्लाइंट है दोस्तों ये किसमें है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर है ये क्लाइंट, सीवियर डिप्रेशन। और सीवियर डिप्रेशन का जो क्लाइंट है दोस्तों वो कह रहा है कि आई एम बेटर ऑफ डेड। इसका मतलब कि वो कर सकता है, उसके अंदर चांसेस है दोस्तों किसके, सुसाइड अटेम्प्ट के। तो जब भी सुसाइड अटेम्प्ट का कोई भी रीजन आए दोस्तों कि पेशेंट है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, तो पहली चीज आएगी दोस्तों उस पेशेंट की क्या, सेफ्टी। पहली चीज क्या आएगी दोस्तों, उस पेशेंट को आपको क्या करना है, सेव करना है। अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है वो स्टेटिंग कर रहा है, क्या कह रहा है, स्टेटिंग मतलब नर्स कह रही है क्या, आई थिंक यू आर गुड, यू शुड थिंक ऑफ लिविंग। कि वो कह रही नहीं, क्योंकि पेशेंट कह रहा था आई एम नो गुड, तो नर्स कह रही नहीं आप अच्छे हो, यू शुड थिंक ऑफ लिविंग, आपको लिविंग मतलब जीने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मत कहो कि मुझे मर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है। मतलब नर्स को कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि आगे जो पेशेंट है ना कुछ बोले ही नहीं, उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, आप तो क्या हो, बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जीना चाहिए। बस पेशेंट उसकी बात सुन लेगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमें पहली चीज किस पे प्रायोरिटी देनी है दोस्तों, यहाँ पे सेफ्टी पे प्रायोरिटी देनी है। और ये जो वर्डिंग है ना ये कम्युनिकेशन को कट कर देती है। और हम कोशिश क्या करना चाहिए हमें कि पेशेंट ने ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें क्या करे दोस्तों, बोले। ठीक है, अपना जो भी अंदर की उसकी जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, फियर है, डर है, उसके अंदर क्यों मरना चाहता है, वो सब चीजें वो क्या करे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बताए। लेकिन ऐसे जो सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों वो क्या कर देते हैं, पूरे कम्युनिकेशन को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। पहली बात तो कम्युनिकेशन को कट कर रहा है, इसलिए आंसर नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों ये प्रायोरिटी भी नहीं है, क्योंकि बेस्ट प्रायोरिटी विल गिव टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि आपने मास्लो हायरार्की थ्योरी जो पढ़ी है उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी दोस्तों, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। और यहां पर पेशेंट वैसे भी सुसाइड अटेम्प्ट की सोच रहा है, मरने की सोच रहा है, तो हो सकता है कि वो, तो इसलिए हमेशा हम किस पे प्रायोरिटी देंगे, सेफ्टी पे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरिंग द स्टाफ टू शेड्यूल 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। मैं इसको बाद में लेके आऊंगा इस आंसर को, इस क्वेश्चन को। थर्ड ऑप्शन पहले पढ़ेंगे हम। रेस्पोंडिंग आई विल स्टे विद यू अंटिल यू आर लेस डिप्रेस्ड। कि नर्स क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक कि तुम डिप्रेशन से बाहर नहीं आ जाते या कम डिप्रेस नहीं हो जाते। अब आप एक जॉब करते हो हॉस्पिटल के अंदर और आप पेशेंट को क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या एक नर्स, सेम नर्स जो नर्स कह रही है, क्योंकि वो कह रही है आई विल मतलब मैं रहूंगी, क्या एक हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ जो नर्स है वो एक पेशेंट के साथ 24 घंटे रह सकती है। 24 घंटे मतलब सेम नर्स आज भी रहेगी, फिर कल भी रहेगी, फिर परसों भी रहेगी। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन तो एक लॉन्ग डिजीज है, काफी टाइम पीरियड लेगी दोस्तों ये। तो उस दौरान तो ये ऐसा जो सेंटेंस है ना ये फेक है, झूठा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसे हम अनरियलिस्टिक के नाम से जानते हैं, रियल हो ही नहीं सकता। आप पेशेंट को झूठी क्या दिला रहे हो दोस्तों, दिलासा दिला रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 घंटे के बाद आपकी ड्यूटी हो जाएगी खत्म और आप चले जाओगे घर, और उसके बाद पेशेंट समझ जाएगा कि वो जो है वो बिल्कुल झूठ कह रही है। सच में मेरी जिंदगी क्या है, वो ये सोचेगा कि मेरी जिंदगी सच में ही क्या है, गुड नहीं है और आई शुड बी डाइट। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ऐसा सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए जो हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या है दोस्तों, अनरियलिस्टिक हो गया। लास्ट के अंदर अनऑब्ट्रेसिवली रिमूविंग दोज आर्टिकल्स दैट मे बी यूज्ड इन ए सुसाइडल अटेम्प्ट। इसका मतलब यहां पर ये है कि पेशेंट को बिना बताएं, ठीक है,
ये अनऑब्स्ट्रेसिवली का मतलब क्या होता है कि भाई हमें पेशेंट को नहीं बताना है, मतलब पेशेंट को पता नहीं चले कि भाई धीरे धीरे हम आर्टिकल्स को क्या कर रहे हैं वहां से खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट के आसपास मान लो आप चाकू रख दोगे, ऐसी चीजें रख दोगे, हो सकता है अपना हाथ काट ले, ठीक है। तो ऐसी जो भी आर्टिकल्स जो पेशेंट को खुद को क्या पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, डैमेज पहुंचा सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। लेकिन वो एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा। ऐसा करना चाहिए, इट शुड बी डन, होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हम एक ऑप्शन पढ़ेंगे वो हमारी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, मेन प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शन क्या है? अल्टरिंग द स्टाफ टू शेड्यूल 24 आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। मतलब हम देखो ये वाला अनरियलिस्टिक हो गया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि भाई स्टाफ को हमें पता है कि उस पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए हम उस पेशेंट का 24 घंटे में ऑब्जर्वेशन पे रखना क्या है दोस्तों, जरूरी है। इसलिए हम 24 घंटे के अंदर स्टाफ को अल्टर करते रहेंगे, पहले एक की ड्यूटी आएगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर ओवर देते रहेंगे उसको कि भाई ये पेशेंट है, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर है, और इस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की क्या है दोस्तों, इस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की क्या है जरूरत है, सेफ्टी की क्या है जरूरत है। इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट जो प्रायोरिटी होगी दोस्तों वहां पर सेफ्टी होगी, और सेफ्टी में यहां पर क्या आएगा, अल्टरिंग द स्टाफ टू शेड्यूल 24 आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे हम। मैं आपको पूरा डिप्रेशन भी पढ़ा सकता हूं कि क्या क्या होता है, लेकिन वो सब फिर ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। एक कैकेक्टिक एडोलसेंट, कैकेक्टिक मतलब दोस्तों वीक, ठीक है, मसल्स वेस्टिंग जिसके अंदर प्रेजेंट हो, वीक है, कमजोर है बिल्कुल, ठीक है, मसल्स वीकनेस है। एडोलसेंट है, ठीक है, लगभग आप मान लो 13 से 19 साल का कोई लड़का है या लड़की है, विद द डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है दोस्तों, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं दो, एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर पेशेंट क्या होता है, कुछ भी खाता नहीं है, ठीक है, और बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, बिंज ईटिंग करता है, फिर बाद में वोमिटिंग करता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में अपनी बॉडी के बारे में इतना सोचता है कि वो कुछ भी खाने के लिए क्या करता है दोस्तों, मना करता है। तो उस पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है दोस्तों, एनोरेक्सिया नर्वोसा है। उसके साथ में उस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंड द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज इज एडमिटेड। ठीक है, उसकी डायग्नोसिस किस किस के साथ आया है, एक कमजोर एडोलसेंट बच्चा जो है वो डायग्नोसिस है उसका एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसको डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है और उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज प्रेजेंट है, इज एडमिटेड इन ए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, एक मेंटल हेल्थ मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, वो एडमिट हुआ है। द एडोलसेंट हैज बीन ऑब्सेस्ड विद वेट, उसको वेट के बारे में बहुत ज्यादा वो सोचता है, ऑब्सेस्ड हो गया है। हैज एक्सरसाइज फॉर हावर्स एवरी डे, आपने जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि वो बहुत घंटों तक क्या करता रहता है दोस्तों, एक्सरसाइज करता रहता है। उसको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है और मैं बार बार क्या करूंगा दोस्तों, एक्सरसाइज करूंगा, खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ठीक है, हैज टेकन एनिमा ले चुका है, वो बार बार लेक्सेटिव्स यूज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूल पास हो और ज्यादा से ज्यादा उसका वेट भी क्या हो दोस्तों, उससे लॉस हो। ठीक है, टाइम से वीक एंड हैज एंगेज्ड इन सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, खुद की वोमिटिंग भी करवाता है ताकि खाना खा भी लिया वो भी वापस कहां चला जाए, बाहर चला जाए। ये सारे सिम्टम्स ही हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये सारे क्या है दोस्तों, एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है उसके क्या है, सिम्टम्स है। विच इज ए प्रायोरिटी व्हेन ए नर्स प्लान्स केयर फॉर द क्लाइंट। तो इन सब में दोस्तों प्रायोरिटी क्या होगी, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा पूछे, एनोरेक्सिया कुछ डिजीज है ना उनका फिक्स है, जैसे एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है दोस्तों उसकी मोस्ट जो प्रायोरिटी है ना वो हमेशा ध्यान रखना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस रहेगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस रट लो इसको, आपको आगे कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। ऐसी कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जैसे HHNS है, डायबिटिक जो मेलाइटस है टाइप 2, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोनिक जो सिंड्रोम होता है, उसका भी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। तो वो फिक्स है, यहां पर भी फिक्स है, कभी भी एनोरेक्सिया नर्वोसा देगा तो उस क्लाइंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, वोमिटिंग कर रहा है बार बार, तो उसकी बॉडी से क्या होंगे दोस्तों, जो आयन सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस होने के कारण उस पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, डिसरिदमिया हो सकता है। उस पेशेंट को क्या हो सकता है, डिसरिदमिया हो सकता है। जैसे हाइपोकैलेमिया हो गया मान लो उसको, हाइपोनेट्रीमिया हो गया उसको, तो ऐसे सिम्टम डिसरिदमिया कोज करेंगे। और जो अगर किसी पेशेंट को डिसरिदमिया हो गया दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के कारण, तो डिसरिदमिया कैन बी फैटल। ये क्या हो सकता है दोस्तों, फैटल भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए मोस्ट जो प्रायोरिटी हम ऐसे क्लाइंट के लिए देंगे दोस्तों, वो क्या देंगे कि करेक्ट करे वो अपना इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। उस पेशेंट को हम सबसे पहले क्या चीज करेक्ट करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को क्या करेंगे, हम करेक्ट करेंगे। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट आइडेंटिफाई पर्सनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बात सही है कि उस पेशेंट को क्या करना चाहिए दोस्तों, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक्चुअली में एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट होते हैं, कई बार उनकी सेल्फ स्टीम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो खुद को कम ऐसे समझने लग जाते हैं कि भाई जैसे मान लो
ज्यादा वेट वाला पेशेंट है, वो धीरे धीरे ज्यादा सोचने लग जाएगा कि यार मेरा वेट ज्यादा बढ़ रहा है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा, वॉमिटिंग करूंगा, तो उनकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। ऐसा करना जरूर चाहिए, पर्सनल स्ट्रेंथ को उसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए, बट इट इज नॉट ए प्रायोरिटी। इस कंडीशन के अंदर आप उसको ये दोगे, वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया है तो आप क्या करेक्ट करोगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस करेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है। कुछ इंपल्सिव बिहेवियर हो, गुस्सा जल्दी आ जाता हो बात बात पे, ठीक है, लड़ाई करने लग जाता हो, ज्यादा एजिटेशन दिखाता हो, तो ऐसा बिहेवियर क्या करना चाहिए, कंट्रोल। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ये बिहेवियर आता ही नहीं है। इंपल्सिव बिहेवियर इज नॉट प्रेजेंट इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब जब एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर दोस्तों इंपल्सिव बिहेवियर है ही नहीं, तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? तो ये तो प्रायोरिटी की तो बात ही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हमारा वैसे क्या हो गया दोस्तों, कट हो गया। नेक्स्ट दे रखा है डेवलपिंग ए कॉन्टैक्ट फॉर ट्रीटमेंट गोल्स, ठीक है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक बताओ, पेशेंट आपके पास आया है और अभी आप, ये एक्चुअली में फॉरेन का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, भाई आपका ट्रीटमेंट गोल आगे क्या रहेगा, कैसे हम वो करेंगे। तो ये प्रायोरिटी नहीं है अभी ट्रीटमेंट गोल की, आपको क्या क्या गोल बनाने हैं, क्या क्या आगे करना है, ठीक है सर। ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये लेसर प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। मेन सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी आएगी वो किसके अंदर आएगी दोस्तों, आपके करेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। ये सब ट्रीटमेंट गोल ये लेटर किए जाएंगे, हाँ किए जाएंगे, लेकिन सब बाद में किए जाएंगे। ये भी बाद में किया जाएगा, पर्सनल स्ट्रेंथ भी बाद में किया जाएगा, और ये किया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इंपल्सिव बिहेवियर तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट विल बी करेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्लाइंट है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी आप किस चीज के ऊपर दोगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी पोस्ट ऑपरेटिव जो क्लाइंट होता है उसमें हम हमेशा ए, बी और सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन का जो प्रोटोकॉल है वो यूज करते हैं। ऐसे मत बता देना कि सी ए बी आएगा, वो सीपीआर के अंदर आता है, चेस्ट कंप्रेशन सबसे पहले देते हैं, ठीक है, असेसमेंट के अंदर नहीं आता। असेसमेंट में आज भी हम ए, बी और सी यूज करते हैं। असेसमेंट के अंदर हम तीन चीजें यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक एबीसी के द्वारा, प्रायोरिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें तीन चीजें यूज करते हैं। एक एबीसी के द्वारा हम करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन के द्वारा प्रायोरिटी बनाएंगे। वहां से नहीं बन रहा प्रायोरिटी दोस्तों, तो फिर आप किससे प्रायोरिटी बनाओगे, आपके जो मास्लो हायरार्की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बनाओगे, और वहां से भी प्रायोरिटी नहीं बन रही तो नेक्स्ट प्रायोरिटी आप किसके द्वारा बनाओगे दोस्तों, नर्सिंग केयर प्लान के द्वारा बनाओगे, असेसमेंट से लेकर, ठीक है, स्टार्ट करके। तो इसमें हम एबीसी यूज करते हैं हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कि पेशेंट का सबसे पहले हम एयरवे देखेंगे, ब्रीथिंग और इसके बाद सर्कुलेशन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देख लो, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, हाँ वाइटल साइन मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि प्रायोरिटी क्या है। देखो प्रायोरिटी वर्ड हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको यहाँ पे। ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज, हाँ हेमरेज को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, वो आपका आगे सर्कुलेशन के अंदर आएगा। सर्कुलेशन तो नहीं बिगड़ रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मेंटेन हम किसको करेंगे दोस्तों, पेटेंट एयरवे को। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट का एयरवे पेटेंट नहीं है, एयरवे के अंदर ही दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो उसको क्या होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो फिर सर्कुलेशन का क्या काम है। इसलिए हम सबसे पहला किस पे फोकस करेंगे, मेंटेनिंग पेटेंट एरिया पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट, ये तो सबसे कम प्रायोरिटी में रखेंगे। इन सब के अंदर हम सबसे कम प्रायोरिटी के अंदर क्या रखेंगे दोस्तों, इनटेक एंड आउटपुट ही रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमेशा, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अंदर हमेशा क्लाइंट हम सबसे पहले क्या मेंटेन करेंगे, एक एयरवे क्या करेंगे दोस्तों, मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज रेडियम इम्प्लांट, ठीक है, उसको रेडियम इम्प्लांट करवाया गया है रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ऑफ द सर्विक्स का, ठीक है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो रेडियम इम्प्लांट वाला जो क्लाइंट है उसका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। पहला दे रखा है स्टोर यूरिन इन लेड लाइन कंटेनर। ऐसा माना जाता है कि रेडियम इम्प्लांट के अंदर जो यूरिन है ना दोस्तों वो कंटामिनेटेड ही नहीं होता है, ठीक है, जो यूरिन है दैट इज नॉट कंटामिनेटेड, यूरिन कंटामिनेटेड नहीं होता है, तो इसलिए उसको लेड लाइन कंटेनर में रखने का कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है वियर ए लेड लिनन एप्रॉन व्हेन गिविंग द केयर, तो उसके द्वारा जो भी एमिशंस होता है, जो भी रेज निकलती हैं दोस्तों, वो इसके द्वारा क्या नहीं हो सकती, बचाई नहीं जा सकती है। लेड लिनन जो एप्रॉन है वो भी आपको इस रेडिएशन से बचा नहीं सकता है, इसलिए इसका भी कोई क्या नहीं है, फायदा नहीं है। अवॉइड गिविंग इंजेक्शंस इन द ग्लूटियल साइट मसल्स, भाई आपने इम्प्लांट लगाया है, उसका ग्लूटियल मसल से मतलब इंटरमस्कुलर साइट को बदलने से क्या फायदा है कि भाई यहां नहीं दे सकते, डेल्टोइड में नहीं दे सकते, ग्लूटियल में नहीं दे सकते, तो रेडिएशन इम्प्लांट लगाने का इससे कोई फायदा नहीं है, यहां पे इसका कोई फायदा नहीं है। अब सबसे मेन हमें विजिटर्स को क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कम से कम आने देना है, रेस्ट्रिक्ट करना है यहां पर हमें विजिटर्स को कि वो कम से कम आए, और हम ये करें कि
पेशेंट ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के पास वो कितना मिनट रहे दोस्तों, 10 मिनट स्टे करें, ताकि खुद भी रेडिएशन के प्रभाव में कम आए, पेशेंट के अंदर भी इंफेक्शन होने के चांसेस क्या हो दोस्तों, कम से कम रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट द विजिटर्स टू ए 10 मिनट स्टे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने वो है, ए क्लाइंट हैज करेक्टिव सर्जरी फॉर ए ब्लैडर लेसिरेशन। ठीक है, पेशेंट को क्या हो रहा था, ब्लैडर लेसिरेटेड हो रहा था, उसका कटफट रहा था। ठीक है, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन टेक्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग दिस क्लाइंट्स पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ब्लैडर लेसिरेशन वाले क्लाइंट का आपने सर्जरी कर दी, उसको ट्रीट कर दिया, जहां से लेसिरेशन था, रैप्चर था मान लो, तो वहां से उसको क्या कर दिया आपने, करेक्ट कर दिया। तो करेक्ट करने के बाद में प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी सबसे ज्यादा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते इसका आंसर क्या होगा। इसके अंदर दे रखा है टर्निंग द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली, कि हम क्या करेंगे दोस्तों, जो क्लाइंट है उसको क्या करेंगे, बार बार टर्न करेंगे फ्रीक्वेंटली। चलो अभी इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेजिंग द साइड रेल्स ऑन द बेड। तो पेशेंट जो है दोस्तों ब्लैडर लेसिरेशन का है, ठीक है, ऐसा कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता कि आप भाई साइड रेल लगा दोगे उसके गिरने के चांसेस हो जाएंगे, तो ऐसी कोई चीज पेशेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, तो साइड रेल लगाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। अभी पेशेंट जस्ट पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर आया है, तो पोस्ट ऑपरेटिव आने के बाद हम अभी के अभी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं वो दोस्तों क्या नहीं करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मसाजिंग द बैक 3 टाइम्स ए डे, दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। मसाजिंग कर सकते हैं लेकिन ये क्या है दोस्तों, प्रायोरिटी नहीं है। अब लास्ट जो आंसर है दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टर्निंग फ्रीक्वेंटली। अभी मैं समझाता हूं दोस्तों, ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होता है कि जो यूरिन है, ब्लैडर है, वहां पर क्या बन जाते हैं, क्लोट बन जाते हैं जहां पे सर्जरी हुई है, और वो क्लोट क्या करते हैं दोस्तों, जो यूरिनरी जो फ्लो है ना उसको क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बार बार टर्न करते रहते हैं, समय समय पे क्या करते हैं, टर्न करते हैं। टर्न करने से क्या होता है दोस्तों, ग्रेविटी के द्वारा जो क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं, यूरिन फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जो क्लाउड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं यूरिन फ्लो के साथ में। तो इसलिए ध्यान रखना बस सिंपल सा कि ब्लैडर लेसिरेशन की कभी भी सर्जरी होगी तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे दोस्तों, टर्निंग करोगे आप फ्रीक्वेंटली। क्लाइंट को क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंटली क्या करोगे दोस्तों, टर्न करोगे फ्रीक्वेंटली। क्लाइंट को आप क्या करोगे, बार बार टर्न करोगे, ताकि ग्रेविटी के यूज के द्वारा आप उसको कभी इधर करोगे, तो ग्रेविटी के द्वारा जो यूरिन है दोस्तों वो जो भरा हुआ है ब्लैडर के अंदर वो भी नीचे आएगा, और नीचे आने के साथ में जो क्लोट्स है वो भी बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम टर्निंग फ्रीक्वेंटली क्लाइंट के अंदर करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अलग है, मतलब कुछ समझ नहीं पाता कि इसके अंदर आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन 93 ईयर ओल्ड क्लाइंट, एक 93 साल का आदमी है, इन ए नर्सिंग होम आया है, हैज बीन ईटिंग लेस फूड। ध्यान रखना, फूड क्या खा रहा है दोस्तों, वो कम खा रहा है ड्यूरिंग मील टाइम्स। जब वो खाना खा रहा है, 93 साल का है लेकिन खाना क्या खा रहा है दोस्तों, वो कम खा रहा है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, बस सिंपल सी बात है, 93 साल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि क्लाइंट है क्या खाता है दोस्तों, कम फूड खा रहा है। तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होगा। पहला दे रखा है सब्स्टिट्यूट ए सप्लीमेंटल ड्रिंक फॉर ए मील। सबसे पहली बात दोस्तों, हम पेशेंट को क्या देंगे, सप्लीमेंटल ड्रिंक दे रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सप्लीमेंटल ड्रिंक देने से कभी भी पेशेंट की जो आरडीए है वो पूरी नहीं हो पाएगी। उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जितनी उसको एनर्जी चाहिए, वो सप्लीमेंट्री ड्रिंक्स उसको उतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप खाने को सिर्फ सप्लीमेंटल ड्रिंक से बदल दो, कि भाई उसको खाने की जगह क्या दे दो, ड्रिंक दे दो, सप्लीमेंटल ड्रिंक दे दो, वो उनको पी लेगा और उसकी एनर्जी हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें तो आप पेशेंट को ये चाह रहे हो कि भाई 93 साल का हो गया तो उसको मार ही देते हैं हम। ठीक है, तो फूड देना ही जरूरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि सप्लीमेंटल ड्रिंक देकर आप पेशेंट को आगे की ओर लेकर जा रहे हो आप। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, द स्पून फीड द क्लाइंट अंटिल द फूड इज कंप्लीटली ईटन। दो सेंटेंस है, दोनों गलत हैं। पहला देर का कि स्पून फीड द क्लाइंट, कि क्लाइंट को क्या करो, स्पून फूड करो। दूसरा, जब तक कि फूड पूरा न खा ले वो, मतलब आप उसको पहले तो बात तो स्पून फीडिंग सिखा रहे हो, कहीं भी यहां पर पेशेंट का ये नहीं दे रखा कि पेशेंट खुद खाना नहीं खा सकता। जब पेशेंट भाई खुद खाना खा सकता है, आप ऐसे पेशेंट के अंदर जब कभी भी स्पून फीडिंग करवाओगे ना, तो पेशेंट की सेल्फ स्टीम क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। उस खुद की इज्जत करना कम महसूस करेगा, सोचेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तब मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो खुद भी। हमेशा हमें क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो खुद के काम खुद कर सके। ठीक है, कहीं भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखा है कि ऐसा कोई रीजन है कि वो खुद नहीं खा पा रहा है खाना। ठीक है दोस्तों, वो खाना नहीं खा पा रहा है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि भाई उसको खिलाया नहीं जा रहा, वो और कोई खिलाएगा तब वो खा लेगा। तो स्पून फीडिंग बिल्कुल गलत है, जब तक हम कोशिश करेंगे क्लाइंट क्या बने दोस्तों, इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, पहला। दूसरा, फीडिंग कराकर भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटली ईटन। भाई खाओ, ये लो चम्मच से लो, पूरा खाना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, लो बाबा खा इसको, पूरा खा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, हम कभी भी क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते। अब क्लाइंट को आप स्पून फीडिंग करवा के भी फोर्स कर रहे हो, तो ऐसे क्लाइंट के अंदर
क्या आएगा, गुस्सा आएगा, उसे एंजाइटी होगी, चिंता होगी, एजिटेशन होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई ये स्पून फीडिंग है और मैं आपको कंप्लीटली खिला रहा हूं, दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर दोस्तों गलत है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्या हो गया, एकदम रॉन्ग हो गया। ये भी क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, अरेंज ए कंसल्टेशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। आप कह रहा है कि भाई इसके अंदर क्या डाल दो दोस्तों, एनजी ट्यूब डाल दो। अब भाई एनजी ट्यूब डालते हैं, कब डालते हैं कि भाई पेशेंट बिल्कुल ही खाना नहीं खा पा रहा हो, कुछ भी जा नहीं पा रहा हो, पेशेंट एनपीओ की कंडीशन में हो, कुछ ले नहीं पा रहा हो, पानी भी नहीं ले पा रहा हो, यहां पर पेशेंट सिर्फ खाना कम खा रहा है। ये चीज फ्यूचर की है, आगे की है दोस्तों, ठीक है। आप प्रीमेच्योर एक्शन दिखा रहे हो, मतलब कि ऐसा एक्शन जो कि बाद में होना चाहिए वो एक्शन आप अब दिखा रहे हो सकता है कि आगे जाने के बाद वो कुछ नहीं खाए, पानी भी नहीं पाए, पानी भी नहीं पी पाए, उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, एंजीट्यूब डालोगे। यहां पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ आया कि वो खाना कम खा रहा है और आप उसके एंजीट्यूब डाल रहे हो दोस्तों। तो ये बिल्कुल एक्शन क्या है, गलत है। ये फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, अभी इसका कोई फायदा यहां पे नहीं है। अब हमारे सामने ऑप्शन ए की बचा, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या है, अलाउ द क्लाइंट इन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द मील। देखो सबसे पहली बात, क्लाइंट कितने साल का है दोस्तों, 93 ईयर ओल्ड है। भाई इतना साल का क्लाइंट होता है ना, उनके अंदर हमेशा ऐसे क्लाइंट के अंदर डेवलप हो जाता है साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर रिटार्डेशन मतलब क्या है दोस्तों, वो कोई भी काम करते हैं, चाहे वो डेली लिविंग का कोई भी काम हो, चलना हो, खाना हो, उठकर जाना हो कहीं भी, ठीक है, यूरिनेशन हो, इन सब चीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, 93 साल का आदमी है, ओल्डर एडल्ट है, तो ऐसे क्लाइंट क्या करते हैं दोस्तों, ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है। अब आप उसको खाना दे रहे हो और आप उसको करोगे 5 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर, तो वैसा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर हमें क्या प्रमोट करना है दोस्तों, हमें क्लाइंट को कहना है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम लो, अच्छे से करो, धीरे धीरे खाओ बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद खाओ, ठीक है, आपको चम्मच से खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से ज्यादा टाइम लो। तो ऐसे क्लाइंट को हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देंगे खाना खाने के लिए, कंप्लीट मील करने के लिए। भाई पूरा खाना खाओ, आराम से खाओ, आप अपना जितना खाना चाहते हो उतना खाओ, लेकिन अच्छे आप क्या करो दोस्त बाबा, इसके लिए आप अच्छे से टाइम लो, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। जल्दबाजी मत करो, स्पिन फीडिंग मत करो, जबरदस्ती उसको खिला रहे हो, ऐसा काम मत करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ मिडिल एज एडल्ट क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि भाई आपको प्रायोरिटी देनी है कि आपके पास है ना मिडिल एज एडल्ट कोई क्लाइंट आता है, तो इन चार में से आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पे दोगे दोस्तों। तो मिडिल एज, सबसे पहली बात, मिडिल एज के अंदर क्या डेवलप होता है, एक बात बताओ, कोई भी पेशेंट है दोस्तों 40 साल से ऊपर का हो जाता है लगभग वो, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा डेवलप होती हैं, हाइपरटेंशन डेवलप होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलप होती हैं, हाइपरटेंशन डेवलप होता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो डेवलप होती हैं, डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हो जाती है, ऐसी चीजें डेवलप होती हैं। तो हमें क्या करना है पेशेंट के अंदर, हम भाई मिडिल एज का क्लाइंट देख रहे हैं, हमें प्रायोरिटी मिडिल एज के क्लाइंट के अकॉर्डिंग देना है कि उनके अंदर कौन से डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर कौन से डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, इनको हमें क्या करना है दोस्तों, रोकना है। तो देखो पहली बात इसके अंदर दे रखा है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करो दोस्तों। इन्फेक्शन कोई कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई मिडिल एज के क्लाइंट है दोस्तों उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नहीं, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो दोस्तों इन्फेक्शन यहां पर प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती है हमारी, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि मिडिल एज के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई मिडिल एज के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होने लग जाता है क्लाइंट के अंदर, ऐसा है नहीं। तो हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, भाई कोई क्लाइंट मान लो एल्कोहल लो रहा है तो उसको बिल्कुल क्या कर दो, उसको बंद कर दो दोस्तों। तो इसके लिए ये बताया गया है दोस्तों कि आप है ना एकदम उसको बंद नहीं कर सकते हो, एल्कोहल को लिमिटेड अमाउंट में लोगे ना, तो इसके अंदर लिमिटेशन दे रखा है। इसका आंसर भी यही होगा, इसे मत सोचना, मैं ये बता रहा हूं आपको कि एल्कोहल को एब्सटिनेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर लिमिटेड अमाउंट के अंदर मिडिल एज के अंदर ले रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल रोकने की आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट के अंदर अगर आप एल्कोहल ले रहे हो तो फिर वो हार्मफुल नहीं रहती है और वो कोई डिसऑर्डर कॉज नहीं करती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत। देखो अभी आपको मैं बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल, कि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आप जानते हो दोस्तों, लाइपोप्रोटीन जो होती हैं उनके अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई सारी आपने एग्जांपल्स भी इनके पढ़े होंगे, भाई ट्राइग्लिसराइड होता है, काइलोमाइक्रोन्स होता है, ठीक है, VLDL होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो दोस्तों एक बात बताओ, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। जो भी नोट सेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो भाई गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमें बढ़ानी चाहिए ना कि कम करनी चाहिए। तो किसमें क्या कह रहा है ये, किस अमाउंट को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर यहाँ पर LDL लिखा होता, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लिखा होता, तो हम मान लेते, क्यों, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर जिनके
के अंदर एलडीएल ज्यादा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस या कार्डियक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग की जगह यहां पर क्या आना चाहिए, इंक्रीजिंग। अब एक बचा है दोस्तों, स्मोकिंग की कोई भी अमाउंट हमेशा बॉडी के लिए क्या होती है दोस्तों, हार्मफुल होती है। देखो इस क्वेश्चन में हमें दो ही ऑप्शन चुनने थे, क्या तो स्मोकिंग बंद करवानी थी या एल्कोहल बंद करवाना था। बिल्कुल, तो दोस्तों एल्कोहल को बिल्कुल बंद करवाना संभव नहीं है, मतलब संभव है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इन दोनों ऑप्शन में अगर हमें एक ऑप्शन चुनना होगा तो हम क्या करेंगे, स्मोकिंग को सीजन करेंगे, क्योंकि स्मोकिंग कोजेज हाइपरटेंशन, स्मोकिंग कोजेज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, दोनों चीजें कोज करती हैं। और मिडिल एज क्लाइंट के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। और इसके रैशनल के अंदर दे रखा है कि भाई एल्कोहल को आप लिमिटेड कर सकते हो, एब्स्टिनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, कर तो सकते हो लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन स्मोकिंग को हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम 100% क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, सीजेशन करना चाहिए। सीजेशन ऑफ स्मोकिंग विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आफ्टर सर्जरी फॉर इंसर्शन ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, सीएबीजी का प्रोसीजर हो रहा है दोस्तों, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हो गया है। ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी क्लाइंट के अंदर एक प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी में से उसको हटाने के लिए फिर हम सर्जरी करते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग सर्कुलेशन क्या हो जाए दोस्तों, चल जाए, ठीक है। स्टेंटिंग के अलावा ये दूसरा प्रोसीजर होता है सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कभी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। एक क्लाइंट डेवलप्स ए टेम्परेचर ऑफ, ऐसे इस क्लाइंट के अंदर दोस्तों सीएबीजी प्रोसीजर के लिए एक क्लाइंट है, उसकी सर्जरी हुई है, कौन सा प्रोसीजर हुआ है, सीएबीजी प्रोसीजर हुआ है। उस क्लाइंट को क्या डेवलप हुआ है दोस्तों, फीवर डेवलप हुआ है, 102 डिग्री फारेनहाइट उसको क्या हुआ है दोस्तों, फीवर हुआ है। What प्रायोरिटी कंसर्न रिलेटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर, देखो क्वेश्चन को समझा करो क्या कह रहा है ये, सबसे पहली बात तो आंसर तो बाद में करोगे कि आप कौन सी प्रायोरिटी लोगे, रिलेटेड, बस प्रायोरिटी भी लेनी है, वो भी किससे रिलेटेड लेनी है, एलिवेटेड टेम्परेचर से, बाकी कोई प्रायोरिटी का हमें कोई लेना देना नहीं है। What प्रायोरिटी कंसर्न रिलेटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर, कि एलिवेटेड टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सी प्रायोरिटी डज ए नर्स कंसिडर व्हेन नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द क्लाइंट्स टेम्परेचर। भाई उसको टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसके बारे में बताना है, तो कौन सी चीज आके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये चीज हो सकती है, ठीक है, ये नुकसान हो जाएगा, आप तो जल्दी से जाके पेशेंट को देखो। तो ये चीज वो कहना चाह रहा है कि आप की जो नर्स है दोस्तों वो टेम्परेचर के कौन से प्रभाव के बारे में बताएगी, किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करने के लिए, किस चीज के बारे में, क्लाइंट के टेम्परेचर के बारे में, कि भाई फीवर है ना, क्या नुकसान कर सकता है, क्या कोज कर सकता है, क्या रीजन हो सकता है। पहले चीज दे रखा है दोस्तों कि ए फीवर मे लीड टू डायफोरेसिस, कि एक जो फीवर है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, उस क्लाइंट के अंदर स्वेटिंग को बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि क्लाइंट के अंदर डायफोरेसिस को बढ़ा सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको नोटिफाई करना है, आप उसको ये कहोगे भाई स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो आपको मैं इसलिए बुलाने आई हूं पेशेंट को, भाई रीजन बताओ कि फीवर के बढ़ने से या टेम्परेचर के बढ़ने से क्लाइंट की बॉडी पे फर्क क्या पड़ेगा। सिर्फ डायफोरेसिस के लिए आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नहीं बुला सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कि सिर्फ डायफोरेसिस के लिए आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नहीं बता सकते, आपको रीजन बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भाई एलिवेटेड टेम्परेचर है ना, उससे क्या हो सकता है, ये चीजें आप बताओ। दूसरे देखिए एन इंक्रीज्ड टेम्परेचर इंडिकेट्स सेरेब्रल एडिमा, इस पेशेंट का दोस्तों सीएबीजी हुआ है, और सीएबीजी के पेशेंट को कभी भी सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है भी नहीं, और टेम्परेचर के रिलेटेड होने से भी सेरेब्रल जो एडिमा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि भाई ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा दोस्तों, सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। लास्ट दे रखा है एन इंक्रीज टेम्परेचर मे बी ए साइन ऑफ ब्लीडिंग, कि भाई आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये बताओगे सर इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या हो सकती है, ब्लीडिंग, मतलब उसको ये साइन हो सकती है उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। पहली बात तो दोस्तों एलिवेटेड टेम्परेचर कभी भी ब्लीडिंग का साइन नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट किस में जाएगा, शॉक के अंदर जाएगा, और शॉक के जो सिम्टम्स आते हैं ना, उस सिम्टम के अंदर, शॉक के अंदर हमेशा हाइपोथर्मिया पाया जाता है, नेक की हाइपरथर्मिया। टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं दोस्तों, इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, पेशेंट के अंदर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, पल्स रेट बढ़ेगी, बीपी गिरेगा, ये सब चीजें शॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि टैकीकार्डिया होगा दोस्तों, ठीक है, हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिजनिया होगा, तो ये सब चीजें होती हैं। तो दोस्तों ब्लीडिंग के कारण टेम्परेचर कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। अगर ये बात बता रहे हो आप उसको बिल्कुल गलत बता रहे हो। चलो एक नेक्स्ट, ए फीवर इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट, वो कह रहा है सर उसका कार्डियक आउटपुट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, और उसका प्रोसीजर भी हार्ट से रिलेटेड है, उसका प्रोसीजर भी किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, और उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। तो आप उस पेशेंट को जाके देखो, बिल्कुल सही कह रहा है वो। क्यों कह रहा है ये बताते हैं, कह रहा है या कह रही है, फीमेल्स लड़कियां नाराज हो जाएंगी, सर हमारा नाम नहीं ले, आप लड़के हो तो इसलिए बोल रहे हो। तो क्या कह रही है नर्स, नर्स ये जाके कह रही है कि सर उसको फीवर हुआ है,
फीवर अगर उसको हुआ है तो उसका मेटाबॉलिक जो रेट है, मेटाबॉलिज्म है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फीवर इंक्रीज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिज्म को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है, उस रेट को इंक्रीज करता है। और जब भी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट ज्यादा काम करता है, कार्डियक आउटपुट को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो फीवर क्या कर सकता है दोस्तों, उस पेशेंट का कार्डियक आउटपुट को क्या कर सकता है दोस्तों, इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए फीवर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी स्टंट। लो भाई, क्या स्टंट का क्वेश्चन आ गया कि एक क्लाइंट है दोस्तों, वो सर्जरी यूनिट के अंदर वापस आया है, ठीक है, ओटी के अंदर गया था, आपने उसको भेजा था किसके लिए, स्टंट के लिए, आर्टरी के अंदर स्टंट डालने के लिए, कोरोनरी आर्टरी की स्टंट डालने के लिए उसको आपने ओटी में भेजा था, उसको वापस से वार्ड के अंदर भेज दिया गया, सर्जरी वार्ड में उसको भेज दिया गया, ऐसे समझो। दैट वाज अकम्प्लिश्ड वाया एक्सेस थ्रू द फीमोरल आर्टरी, ठीक है। ये जो स्टंट डाला गया था दोस्तों, कौन सी आर्टरी के द्वारा डाला गया था, फीमोरल आर्टरी का यूज करके डाला गया था। कौन सा आर्टरी का यूज करके, फीमोरल आर्टरी का यूज करके डाला गया था। तो व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स कंसीडर द प्रायोरिटी व्हेन असेसिंग द क्लाइंट। अब क्लाइंट का आपको क्या करना है दोस्तों, असेसमेंट करना है, और असेसमेंट के अंदर आपको सबसे पहली असेसमेंट आप किस चीज के ऊपर दोगे, तो दोस्तों उसके अंदर आप क्या करोगे, यूज ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो साइन है वो आप पेन यूज करोगे। पहली चीज इसमें देखो तो एक्यूट पेन, हाँ क्लाइंट को पेन हो सकता है, लेकिन पेन तो क्लाइंट को मान लो सर्जरी के कारण दोस्तों हो भी सकता है, ये आपको पेन नहीं होने देना है, उसको ट्रीट करना है, वो बात ठीक है, लेकिन नॉट प्रायोरिटी। ये क्या नहीं है दोस्तों, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। इंपेयर्ड मोबिलिटी, हाँ इंपेयर्ड मोबिलिटी भी होती है क्लाइंट के अंदर दोस्तों, इंपेयर्ड मोबिलिटी भी होती है। क्यों, क्लाइंट के अंदर जो फीमोरल आर्टरी का यूज किया गया है तो हम उसका जो लेग है उसको एक्सटेंड करवाएंगे और उसको इमोबाइल रखते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करवाते भाई, आप थोड़ी देर के लिए इस टांग को ज्यादा हिलाना मत, उसको एक फिक्स रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी क्या नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। यहां पर हमें प्रायोरिटी किस पे देनी है, इन पे देनी है। इंपेयर्ड स्वेलोविंग, पहली बात CABG के अंदर स्वेलोविंग से, निगलने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डिस्फेजिया की कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है। तो ये तो प्रॉब्लम ही प्रेजेंट नहीं होती है, ये दोनों प्रेजेंट होती है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, ये प्रायोरिटी नहीं है, इंपेयर्ड स्वेलिंग प्रेजेंट ही नहीं होती है। हिमेटोमा फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, हिमेटोमा फॉर्मेशन दोस्तों, क्योंकि फीमोरल आर्टरी एक लार्ज आर्टरी है और ऐसी लार्ज आर्टरी के अंदर दोस्तों हिमेटोमा होने के चांसेस बढ़ते हैं और हिमेटोमा के कारण ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और अब सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका सर्कुलेशन गिरेगा दोस्तों, उसका सर्कुलेशन को हमें चेक करना क्या है, जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का अंदर हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी हिमेटोमा फॉर्मेशन। हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर जो देनी है दोस्तों इस प्रोसीजर के अंदर, अब यहां पर हम क्या देंगे, तो इनमें हम देंगे दोस्तों हिमेटोमा फॉर्मेशन देंगे। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढना है, ठीक है। इससे ज्यादा एयर भी दे रखा हो और कुछ दे रखा हो वो ज्यादा प्रायोरिटी बन सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन क्या मिले हैं वो देखने हैं। आपके एग्जाम में भी वहां पर भी क्या देखोगे, ऑप्शन देखोगे। अब मैंने आपको 30 सिनेरियो करवा रखे हैं आप पिछली क्लास में, अब आप मान लो सिनेरियो के अंदर जो ऑप्शन तीसरा है वो पहला ही दे रखा है, बाकी के दो दे ही नहीं रखे, तो वो तीसरा पहला बन जाएगा। आप ये मत कहना कि सर आपने तो पहला लिखा रखा था, वो तो ऑप्शन में मुझे दिखा नहीं, मैं तो छोड़ के आ गया, क्वेश्चन को छोड़ के आ गई, मैंने सोचा पहला तो दे ही नहीं रखा, अलग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हमेशा क्या ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। तो हिमेटोमा फॉर्मेशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, बहुत डिटेल में मैंने आपको करवा रखा है दोस्तों। आप जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 के 30 दोस्तों जरूर देखो। 30 सिनेरियो करवा रखे हैं, 30 के 30 सिनेरियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको देखो और एग्जाम में जरूर उनको, एग्जाम में जाओ तो उनको देखकर जरूर जाना आप, ठीक है। चाहे आप डबल स्पीड में देख लो, मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा आराम से बोलता हूं तो आप जल्दी जल्दी देखो, कैसे भी देख सकते हो, लेकिन उनको देख कर जरूर जाना। ड्यूरिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए क्लाइंट डेवलप्स चिल्स एंड हेडेक, देखो ठीक है, सारे सिम्टम्स मैंने आपको करवा रखे हैं, उनमें जाके आप उनको अच्छे से देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधी बात यह है कि इस क्लाइंट के अंदर दोस्तों ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, इस क्लाइंट के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का जो क्लाइंट है उसका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा दोस्तों, सबसे पहली बात ध्यान रखना, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि ज्यादा ब्लड नहीं जाए, उसे ब्लड को रोकने के लिए दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद में जो ब्लड लगा हुआ है उसको आईवी लाइन से नीचे रखेंगे उसको, ताकि बचा हुआ ब्लड भी नहीं जाए, स्टॉप करने के बाद में, और फिर उसको क्या करेंगे वहां से हटा देंगे। हटाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, उस जो नॉर्मल सलाइन है वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कर देते हैं दोस्तों, इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कवर द क्लाइंट करने का कोई फायदा नहीं है भाई, कवर द क्लाइंट करने का यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ उसको चिल्स है, ये काम सब हम क्या करेंगे दोस्तों बाद में करेंगे, कवरिंग करने का काम बाद में किया जाएगा। चिल्स के कारण उसने दे रखा है, चिल है तो
कवर द क्लाइंट कर दो, लेकिन दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि आप जितनी देर में कवर करोगे, ब्लैंकेट लेके आओगे, उसको ढकोगे, उसके तब तक उसका ब्लड और ज्यादा चला जाएगा और ज्यादा उसको ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ये नहीं करेंगे। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। हमें क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। मैंने आपको बता दिया कि यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अच्छे से मैंने समझा रखा है, सारी स्टेप समझा रखी है मैंने डिटेल में आपको। डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है भाई, बंद ही करने की जरूरत है। इसमें डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्या है? बंद ही करने की जरूरत है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसके बाद है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, कि आपको नोटिफाई करना है, इमीडिएटली नहीं करना, कई सारी चीजें करने के बाद आपको करना है। मैंने आपको बता दिया पहले कि आप स्टॉप करोगे, जो बैग लगा है उसको नीचे करोगे, फिर उसको हटाओगे, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करोगे, उसके बाद में बाद का काम है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली करने का कोई काम नहीं है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। दोस्तों ये डिसऑर्डर दे रखा है कि किसी भी क्लाइंट को डीआईसी हो रहा है, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो रहा है। तो एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि पहली चीज तो क्या होता है दोस्तों, ये एक क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है कि ब्लड क्लोट बन जाता है, और दूसरी चीज ब्लड क्लोट के साथ में आगे जाके इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो उस क्लाइंट के अंदर आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रखोगे? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी के क्लाइंट के अंदर क्या चीज क्या होगी दोस्तों? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगी। पहला दे रखा है मॉनिटर फॉर द होमान साइन। होमान साइन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, डीवीटी है। डीवीटी नहीं है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों होमान साइन, नहीं कि डीआईसी के अंदर, या थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीआईसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसको मॉनिटर करने का कोई फायदा नहीं है। कई बार आप सोच लेते हैं कि वही है, ऐसे बोलने में ऐसे लग जाता है ना कि भाई डीवीटी डीआईसी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये ध्यान रखना कि इसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है नेक्स्ट, टेक टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट। नहीं भैया, ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों ब्लीडिंग होने के चांसेस भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे। कई बार इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट कम हो जाती है। प्लेटलेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्लेटलेट कम। अब प्लेटलेट कम हो गई तो चांसेस ब्लीडिंग के क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ब्लीडिंग के चांसेस क्या होंगे दोस्तों? ऐसे पेशेंट के अंदर ज्यादा हो जाएंगे जिनके अंदर प्लेटलेट क्या होगी? कम होगी। तो आपको ब्लीडिंग को रोकना है। अब रेक्टल रूट से आपने अगर रेक्टल थर्मोमीटर लगाया दोस्तों और वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो उसको रोकना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम डीआईसी वाले पेशेंट के अंदर कभी भी टेम्परेचर किससे नहीं लेते हम दोस्तों? रेक्टल रूट से नहीं लेते हैं। क्यों? ब्लीडिंग के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अप्लाई सीक्वेंशियल कंप्रेशन स्टोकिंग्स, ठीक है, स्टोकिंग्स यूज करते हैं कंप्रेशन के द्वारा, ठीक है। तो वो जो स्टोकिंग्स जो यूज की जाती हैं दोस्तों, ठीक है, वो स्टोकिंग किस में यूज की जाती हैं? डीवीटी में यूज करते हैं, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस में यूज करते हैं। यहां पर डीआईसी के अंदर ये यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन का एक ही हमारे सामने आंसर बच गया, अवॉइड गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। क्यों? मैंने आपको पहले बताया है प्लेटलेट कम होती हैं। आपने सुना होगा डेंगू के अंदर भी प्लेटलेट मान लो कम हो रही है, कभी भी हम क्या नहीं देते दोस्तों? आईएम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आईएम इंजेक्शन लगाने से वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों? बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर दोस्तों प्लेटलेट क्या है? कम है। इसलिए हमेशा बस सिंपल सा याद रखना कि डीआईसी के अंदर हम अवॉइड करेंगे क्या? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना। अवॉइड करेंगे हम क्या? रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेना। लेकिन इस ऑप्शन में टेक लिख रखा था, अवॉइड नहीं लिख रखा था, ठीक है। इसको अवॉइड करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवॉइड गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन एक्जिबिरेशन ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है। इस क्लाइंट को क्या है दोस्तों? एम्फाइसीमा है, मतलब कि सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के अंदर एक क्या आता है दोस्तों? आपका एम्फाइसीमा आता है। एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। तो एक इसके अंदर प्रेजेंट है दोस्तों, क्या? उसको एम्फाइसीमा क्या हो गया दोस्तों? प्रेजेंट हो गया है। द क्लाइंट हैज ए फीवर, चिल से, ठीक है। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो एल्विलाई है वो क्या हो जाती है दोस्तों? डायलेट हो जाती है, ज्यादा डायलेट हो जाती है, वीक होने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर एक्सचेंज है दोस्तों वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एयर एक्सचेंज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बस सिंपल सा समझो कि एम्फाइसीमा का क्लाइंट है, सीओपीडी का क्लाइंट है, उसको क्या हो रहा है दोस्तों? फीवर हो रहा है, उसको साथ में क्या हो रहा है? चिल्स हो रहा है एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। मेन चीजों को आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, नहीं तो मैं चाहूँ तो एक एक डिसऑर्डर आपको डिटेल में कराऊंगा, भाई ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो वो हम कभी बाद में करेंगे। हमारी जो डेली क्लासेज होंगी कभी उनमें हम पढ़ा करेंगे सभी चीजें, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ करवाने, फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। मैं मान लो 10 घंटे की क्लास बना दूं तो आप लोग देखोगे भी नहीं उस पर। तो कम से कम ऐसी चीजें हो जो प्रोडक्टिव हो, आपके भी काम हो, और इस टाइम आपने अगर तैयारी की हुई है तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एम्फाइसीमा क्लाइंट है दोस्तों, उसको फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ऑन एक्सर्शन, ठीक है। उसको क्या हो रहा है दोस्तों?
जब वो थोड़ा भी काम करता है तो उस समय उसको क्या करने लग जाता है, ब्रीथिंग होने लग जाती है एक्सर्शन के ऊपर, थोड़ी भी एक्टिविटी करने से उसको क्या होने लग जाती है, डिजनिया होने लग जाता है, ब्रीथिंग, उसके अलावा फीवर चिल्स प्रेजेंट है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स हिस्ट्री एंड प्रेजेंट इलनेस, कि इस क्लाइंट का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो हम इसमें यही दे रखा है कि भाई एम्फाइसीमा का क्लाइंट है या सीओपीडी का क्लाइंट है दोस्तों, उसके अंदर आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करना है। पहली बात, चेकिंग फॉर कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी है नहीं दोस्तों। पेरिफेरल कोई आर्टरियल डिसऑर्डर हो, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो दोस्तों, उससे रिलेटेड के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहां पर हम कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करने का हमें कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, सक्शनिंग सीक्रेशंस फ्रॉम द एयरवे। भाई आप एयरवे से क्या करो दोस्तों, जो सीक्रेशंस है उनको क्या करो, सक्शन करो। इसमें कहीं भी नहीं दे रखा कि जो सीक्रेशंस है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाँ, सीक्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, एम्फाइसीमा के अंदर ये बात पक्की है कि सीक्रेशंस क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर ये नहीं दे रखा कि वो सीक्रेशंस क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उस कंडीशन के अंदर ही हम क्या करते हैं दोस्तों, सक्शनिंग करते हैं। तो यहां पर सक्शनिंग करने की हमें क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग कोई भी नीड नहीं है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन दो, बिल्कुल गलत। सीओपीडी के अंदर हमेशा हमेशा दोस्तों लो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन दी जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं हम, बहुत कम ऑक्सीजन देते हैं। नई जो थ्योरी है वो ये बताती है कि ज्यादा ऑक्सीजन क्यों नहीं देते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों उससे ज्यादा मात्रा में क्या जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उनसे ज्यादा जुड़ेंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ने के कारण CO2 के मॉलिक्यूल नहीं जुड़ पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हाइपरकैप्निया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरकैप्निया हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें कम ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत तो है क्योंकि क्लाइंट को डिजनिया है, तो ऑक्सीजन की जरूरत तो है, लेकिन ऑक्सीजन जो देते हैं ना वो हाई कंसंट्रेटेड नहीं देकर हम कैसे देते हैं दोस्तों, लो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं, लो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन देंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट दे रखा है एनकरेजिंग द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। देखो हाँ जी, बिल्कुल सही है। फ्लूइड इनटेक को क्या करेंगे दोस्तों, इनकरेज करेंगे। क्यों करेंगे इनकरेज भाई, क्यों बढ़ावा देंगे कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लो? दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है दोस्तों, एम्फाइसीमा के अंदर जो सीक्रेशंस है वो थोड़ा सा विसिड रहता है, ठीक है, ज्यादा सा गाढ़ा सीक्रेशंस रहता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी को ज्यादा फ्लूइड की क्या होगी, जरूरत होगी। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि विसिड होता है, गाढ़ा होता है सीक्रेशंस, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर फीवर दे रखा है, और कोई भी क्लाइंट अगर फीवर के अंदर जाएगा तो फीवर के अंदर उसको क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन के अंदर भी उसको फ्लूइड की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो दोनों चीजें हमें बता रही हैं, फीवर भी बता रहे हैं और एम्फाइसीमा भी बता रहे हैं। तो दोनों के अंदर दोस्तों हम क्या देंगे, एनकरेज करेंगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक को क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों वो है, व्हाट इज द प्रायोरिटी गोल फॉर ए क्लाइंट विद अस्थमा हु इज बीइंग डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। बहुत एक पेशेंट है दोस्तों आपके सामने, आपके वार्ड में था, अस्थमा का पेशेंट था, डिस्चार्ज हो रहा है। आपको प्रायोरिटी गोल उसका डिसाइड करना है कि आपको भाई पेशेंट को डिस्चार्ज जब आप कर दोगे तो कौन सी चीज आपके लिए प्रायोरिटी है उसको डिस्चार्ज करने से पहले। ठीक है, पहला दे रखा है इज एबल टू ऑब्टेन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग। भाई वो पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग लेने चाहिए, नहीं सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर पेशेंट को ये कहें कि भाई आप पल्स ऑक्सीमीटर लो, आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स वैसे ही पता लग जाता है कि पेशेंट को अगर डिजनिया होता है तो ये सबके लिए क्या नहीं है दोस्तों, एक्सेप्टेबल नहीं है। हर एक पेशेंट को हम नहीं कह सकते कि आप क्या लो, पल्स ऑक्सीमीटर लो। तो इसको कोई सिखाने का कोई फायदा नहीं होता है। ये तभी किया जाएगा कोई पेशेंट खुद आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर लेके आ रहा है और तब वो कह रहा है कि मुझे इसके बारे में बताओ, तब आप उसके बारे में क्या कराओगे दोस्तों, उसको पढ़ाओगे उसके बारे में। ठीक है, नोज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस आवर। नोज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस आवर मतलब ओपीडी का टाइम। ठीक है, जो डॉक्टर है ना उसका ओपीडी का टाइम पता होना चाहिए। हाँ भाई उसको पता होना चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है दोस्तों जब उसको अस्थमेटिक अटैक आएगा तो उस समय उसको इमरजेंसी केयर की जरूरत होगी। इस ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई उसको ये पता होना चाहिए कि कब कब ओपीडी के अंदर डॉक्टर बैठता है। ठीक है, उसका ऑफिस टाइम क्या है। तो लेकिन दोस्तों अस्थमेटिक अटैक जब उसको आता है ना तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, न कि ओपीडी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसलिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैन आइडेंटिफाई द फूड दैट मे कोज द वीजिंग। उन फूड का पता होना चाहिए जो वीजिंग कोज करे। तो अस्थमाटिक सारे जो अस्थमा है उसका कोज फूड नहीं होता, और भी कोई कोज हो सकते हैं। तो सब पेशेंटों को एक चीज बताना कोई जरूरी नहीं है। उस पेशेंट में भी कहीं नहीं दे रखा कि फूड के कारण उसको अस्थमा हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत आंसर हो जाएगा। अब लास्ट बच रहा है क्या कि उस पेशेंट को हम क्या समझाएंगे दोस्तों कि भाई इनहेलर का यूज कैसे करते हैं।
उस पेशेंट को हम क्या सिखाएंगे दोस्तों, इनहेलर का यूज कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीटर डोज इनहेलर यूज करेगा, उसको पता होना चाहिए कि प्रोफाइलेक्टिक रूप से या फिर उसको अस्थमेटिक अटैक आए तो जो इनहेलर जो पंप यूज करते हैं उनका यूज कैसे करना चाहिए, उन पंप का यूज कैसे करना चाहिए वो उसको पक्का आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी के अंदर उसकी जो हेल्प करेगा ना वो पंप ही करेंगे। तो कभी भी आप अस्थमा के पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो तो उसे ये जरूर आना चाहिए दोस्तों कि ये मीटर्ड डोज जो इनहेलर है उनका वो क्या करे दोस्तों, यूज करें। ठीक है, एनक्लेस क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बस इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ होती है। जब आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना तब ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपके लिए सिंपल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दो, ये आ गया ये क्वेश्चन आपका, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी व्हेन ए क्लाइंट इज फर्स्ट एडमिटेड विद हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम। डायबिटीज मेलाइटस टाइप जो फर्स्ट है उसका क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, और टाइप सेकंड का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, HHNS होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम हो रहा है। मैंने बहुत अच्छे से डायबिटीज मेलाइटस को 6 घंटे में पढ़ा रखा है आपको, सोचो लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास ले रखी है। जिस भी बच्चे को कभी भी डायबिटीज मेलाइटस में कोई भी कंफ्यूजन हो, एक बार 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को जरूर देखिए, सारी प्रायोरिटी एक ही प्रायोरिटी कर रखिए कि क्या क्या करना पड़ता है। तो HHNS के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर, शुगर 600 से 1200 के बीच में पाया जाता है लगभग। अब हाइपरग्लाइसेमिया होने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों कि ये यहाँ ब्लड के अंदर ये जो लेवल जो इंक्रीज जो लेवल है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ये जो सेल्स जो होती है ना इनका पानी आके एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसके अंदर आ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि HHNS के अंदर जो सेल जो होती हैं, सेल्स होती हैं दोस्तों, वो क्या हो जाती हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। उसे पेशेंट को उसका दोस्तों शुगर बढ़ा हुआ है, जरूरी है उसको इंसुलिन देना, लेकिन इंसुलिन भी बॉडी के अंदर जब भी पहुंचेगा जब बॉडी के अंदर क्या होगा दोस्तों, उचित मात्रा में फ्लूइड होगा। जब फ्लूइड ही नहीं है तो वो सब सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों इसलिए HHNS के अंदर हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देते हैं, हमेशा हमेशा और हमेशा किसको देते हैं, फ्लूइड को देते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं दोस्तों, उसे पेशेंट के अंदर, इधर है क्वेश्चन, उस पेशेंट के अंदर पहली चीज क्या है दोस्तों, एडमिनिस्टर करते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट। पहली चीज ध्यान रखना, HHNS के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस था एनोरेक्सिया नर्वोसा का, ठीक है, यूनिवर्सल लेवल्स का आंसर सबको पता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आएगा। HHNS में हमेशा क्या आएगा दोस्तों, फ्लूइड रिप्लेसमेंट आएगा। सेकंड नंबर पर आएगा आपका इंसुलिन, दूसरे नंबर के ऊपर क्या आएगा दोस्तों, आपका इंसुलिन आएगा। तो पहला जो नंबर है उसके ऊपर क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ऑप्शन ए दे रखा है, बाकी के जो ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइड ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन देने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें डिजनी उजनी के चांसेस है ना के बराबर होते हैं, रेयरली होते हैं, कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो ऑक्सीजन देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। एनकरेजिंग द कार्बोहाइड्रेट, पहले से ही उसके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, आप उसको मारोगे थोड़ी आप कार्बोहाइड्रेट देके, इसलिए तो पढ़ना जरूरी है आपको, नर्सिंग ऑफिसर बनाने से पहले इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ना कि कम ये गलत काम नहीं करो आप। तो कार्बोहाइड्रेट एनकरेज नहीं करेंगे दोस्तों उस दौरान हम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्यों, ज्यादा ग्लूकोज दोगे तो और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, और ज्यादा पेशेंट की सेल्स क्या होंगी, डिहाइड्रेटेड होंगी। पूरा मैकेनिज्म पढ़ा रखा है मैंने कि HHNS के अंदर पूरी पैथोफिजियोलॉजी आपको करवा रखी है, वहां पे जाके एक बार आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखा टीचिंग फैक्ट्स अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल्स, हाँ उसको बताएंगे दोस्तों, लेकिन इस समय उसकी जो प्रायोरिटी, इसमें ये देखा भाई क्या क्या डाइट में लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, एक बात बताओ। अब आपके सामने कोई आदमी डिस्निया का आ गया, अस्थमा का आ गया, ठीक है, और फिर वो धमाल मूवी की तरह करोगे तुम। धमाल मूवी जिसने देखी हुई होगी, वो जो आता है ना एयरप्लेन वाला, वो ऐसे उतरो, वो धीरे धीरे बोल रहे हैं। अब कोई पेशेंट अस्थमा का आ गया आपके पास, आप उसको बता रहे हो कि बाबा स्पायरोमेट्री का यूज करना है, उसको बेचारे को डिजनिया हो रही है, ब्रीथिंग हो रही, तो उसके अटेंडर आपको पीटेंगे। तो वही बात यहाँ हो गई, उस पेशेंट को इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है HHNS, आप उसको ट्रीट तो नहीं कर रहे, उसको आप फ्लूइड तो नहीं दे रहे, सीधा बता रहे हो क्या खाया था, ये ऐसे नहीं खाना चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट मत लो, ये लेना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, गलत है। ये चीजें हैं, करनी चाहिए लेकिन बाद में, ठीक है, ये प्रायोरिटी नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रायोरिटी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज द प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, ए रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कंसर्न्ड अबाउट जनरलाइज्ड वीकनेस एंड फ्लक्चुएटिंग फिजिकल स्टेटस। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों आपके सामने, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक क्लाइंट आया है, ठीक है, डीमाइलिनेशन ऑफ द जो न्यूरॉन है उनका डीमाइलिनेशन होने लग जाता है, जो माइलिन शीथ है वो रिमूव होने लग जाती है, और अच्छे से डिटेल में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। उस क्लाइंट के अंदर दोस्तों जनरलाइज्ड क्या है, वीकनेस प्रेजेंट है, और उसके अंदर जो फिजिकल जो स्टेटस है वो उसका क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या आ गई है दोस्तों, वीकनेस आ गई है मान लो। अब क्या दे रखा है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट, कि इंटरवेंशन बताना है आपको,
आपको क्या बताना है, कौन सा इंटरवेंशन करोगे आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, कौन से क्लाइंट के लिए। सिंपल सी बात है, इतनी सारी डिटेल छोड़ो, क्वेश्चन को सिर्फ इतना समझो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्लाइंट है, उसके अंदर वीकनेस है, तो आप कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन करोगे उसके अंदर। आप बस एक लाइन में ये समझो। पहला दे रखा है दोस्तों, एनकरेज द बेड रेस्ट। नहीं भाई, अगर आप बेड रेस्ट इनकरेज करोगे ना तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, और ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। उस पेशेंट के अंदर क्या होगी, और ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम क्या हो जाएगा दोस्तों, डिप्लेट हो जाएगा, ठीक है, मसल से वीक हो जाएंगी। तो बेड रेस्ट को कभी भी इसमें इनकरेज नहीं किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, आपका गलत हो गया। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर, टीच द लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय द डिजीज। उसको ये समझाओ कि भाई इस बीमारी के अंदर ये चीजें तो होंगी ही, आप और कुछ नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है, कम काम किया करो, ऐसा ही काम किया करो। तो बिल्कुल गलत बात है ये। आप कभी भी पेशेंट को लिमिटेशंस के बारे में नहीं, आपकी खुद की तरह लो, खुद के ऊपर आपको अपनी क्या पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो पेशेंट को स्ट्रेंथ के बारे में बताओ कि भाई आप ये कर सकते हो। आप मान लो ज्यादा वर्क का लोड नहीं कर सकते, थोड़े छोटे काम करो जिसमें आप कम थको, थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें थकावट कम हो, शरीर की बॉडी की जरूरत कम पड़े। तो दोस्तों लिमिटेशंस के बारे में नहीं, किसके बारे में बताओ, स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। आप खुद भी अपनी लिमिटेशंस देखो। आप ये मत समझो कि मेरे अंदर ये कमी है। भाई आपका मान लो आपका लिमिटेशन है दोस्तों कि आप एक डिसऑर्डर, एक जो सिस्टम है वो नहीं पढ़ पा रहे, आपको कार्डियोवैस्कुलर नहीं आता, तो अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, बाकी के सिस्टम पे बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा अपना सिलेक्शन लो ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पर आपको पेशेंट को लिमिटेशंस नहीं बतानी है, पेशेंट को क्या बताना है दोस्तों, आपको उसकी स्ट्रेंथ बतानी है। पेशेंट को क्या बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है। गलत है ये। तो ऑप्शन है, वन ऑफ द क्लाइंट्स रिलेटिव स्टे एट द बेड साइड। भाई आप कमजोर है तो ये काम कर, तो भाई अपना टेंडर ले आ, अपना रिलेटिव ले आ, वो तेरी सहायता करेगा। भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ कर सकती, मेरा कोई बस की बात नहीं है, तो तेरा काम खुद किया कर। तेरे अंदर अगर कमजोरी आ रही है तो टेंडर लेके आ। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हॉस्पिटल में अगर क्लाइंट आ गया दोस्तों, तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है, हमारी। हम है नर्सिंग ऑफिसर, हम है नर्सिंग ऑफिसर, और नर्सिंग ऑफिसर हर चीज के लिए जिम्मेदार है। एक हॉस्पिटल के अंदर एक बार कुत्ता घुस गया था अंदर, तो स्टाफ नर्स को मेमो दे दिया था कि ये कैसे घुस गया। तो वो क्या हो गया, वो जिम्मेदारी दे दी है। तो ये चीज मजाक के लिए बोल रहा हूँ, वो चीज तो मैं, तो ध्यान रखना कि जो नर्सिंग ऑफिसर है वो जिम्मेदार होगा, रिलेटिव नहीं होगा कि भाई रिलेटिव होगा। बिल्कुल गलत है। आप रिलेटिव के ऊपर पेशेंट को नहीं थोप सकते हो, रिलेटिव के ऊपर पेशेंट को नहीं थोप सकते हो। आपको जो भी चीज करवाना है आप खुद करवाओगे। बस अब एक ऑप्शन बच गया, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पेस एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। मतलब उसका थोड़ा थोड़ी एक्टिविटीज करवाएंगे जिनके अंदर एनर्जी क्या हो, कम से कम खर्च हो। तो ऐसी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगे दोस्तों, स्पेसिंग एक्टिविटीज कहलाती है। इन एक्टिविटीज को हम किस नाम जानते हैं, स्पेस एक्टिविटीज के नाम जानते हैं। हम उसके बाद जितनी स्ट्रेंथ बची है उसी का यूज करके हम करेंगे कोशिश कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्टिविटीज करें, ज्यादा उसको एनर्जी की यूज नहीं करना पड़े, ऐसी एक्टिविटीज हम उसको करवाते हैं। उन्हें हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, स्पेस एक्टिविटीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो स्पेस एक्टिविटीज करवाएंगे थ्रू आउट द डे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपकी बार क्लाइंट आ गया दोस्तों मिस्थेनिया ग्रेविस का। मिस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट है, उसके अंदर भी मसल्स वीकनेस प्रेजेंट होती है, एक्सपीरियंस करता है दोस्तों डिस्फेजिया। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस का जो क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या प्रेजेंट हो गया, डिस्फेजिया प्रेजेंट हो गया है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग क्या हो गया दोस्तों, उसको प्रेजेंट हो गई है मिस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट को। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द डिस्फेजिया दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर। इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखा हुआ था कि डिस्फेजिया का क्लाइंट है, सॉरी मिस्थेनिया ग्रेविस का क्लाइंट है, तो भी दोस्तों, तो भी आपको क्वेश्चन सीधा ये भी रहता है ना कि डिस्फेजिया के अंदर मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो भी उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। क्या डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगी, पेशेंट स्वेलो को नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों कि वो जो खाना है वो अंदर न ले जाकर उसको डिफिकल्टी हो रही है। कई बार वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेके चला जाता है। कहां पे लेके चला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लेके चला जाता है। और जब फूड अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया या कोई भी चीज दोस्तों अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई, तो वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट चला जाएगा, वहां पर न्यूमोनिया हो जाएगा पेशेंट को, और पेशेंट की क्या हो सकती है, उसके कारण डेथ भी हो सकती है। इसलिए स्वेलोइंग के पेशेंट को, जिसको डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग हो, उस पेशेंट को हमेशा किस चीज का डर रहता है दोस्तों, एस्पिरेशन का। किसका, एस्पिरेशन का रिस्क रहता है। तो ध्यान रखना, हमेशा सिंपल सी बात समझ लेना कि अगर किसी को भी डिस्फेजिया है तो उसको हमेशा और हमेशा किसका रहेगा दोस्तों, एस्पिरेशन का, एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन का, इन सब का डिहाइड्रेशन का भी रिस्क रहता है, लेकिन डिहाइड्रेशन बाद की प्रायोरिटी होगी, उस समय की प्रायोरिटी नहीं है। न्यूट्रिशनल इंबैलेंस भी हो सकता है और इंपेयर्ड कम्युनिकेशन तो उसका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें उसको अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन ये लेटर प्रायोरिटी है, बाद की प्रायोरिटी है दोस्तों। पहली जो प्रायोरिटी है स्वेलोइंग के, उसके अंदर किस चीज को रोकना है दोस्तों, एस्पिरेशन को रोकना है कि वो एस्पिरेट तो नहीं कर जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसी चीज को, फ्लूइड को, वाटर को, किसी को नहीं लेकर चला जाए दोस्तों। तो पहली जो प्रायोरिटी होगी डिस्फेजिया में, हमेशा वो क्या होगी, एस्पिरेशन होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखा होता ना मिस्थेनिया ग्रेविस, तो भी इसका आंसर सिर्फ ये होता
सिंपल से एक लाइन का क्वेश्चन होता है कि डिस्फेजिया के क्लाइंट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, तो किसको दोगे, एस्पिरेशन को दोगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, एक उसका ऑपरेशन हुआ है दोस्तों, सर्जरी हुई है, कौन सा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। What is the priority assessment, असेसमेंट करना है आपको क्लाइंट को व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर हेमरेज, आपको क्लाइंट की ब्लीडिंग को चेक करना है, ब्लीडिंग को असेस करना है, तो आपको उसकी प्रायोरिटी देनी है, किस चीज पे आप ज्यादा उसको प्रायोरिटी दोगे। इसमें दे रखा है चेकिंग द वाइटल साइन एवरी 4 आवरली। देखो पहली बात तो ये गलत कह रहा है कि 4 घंटे में वाइटल साइन लो, ठीक है। अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली आया है दोस्तों तो उसका फ्रीक्वेंटली लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में ऐसे लिया जाता है, कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, लेकिन 4 घंटे क्या है, एक लंबा टाइम पीरियड हो गया, तो ये चीज गलत हो गई। दूसरी बात, वाइटल साइन लेने से ना, वाइटल साइन ब्लीडिंग को बताते हैं, लेकिन कब बताते हैं दोस्तों, जब पेशेंट शोक में जाएगा तब उसकी टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, हाइपोथर्मिया होगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हमको क्या पता चले, ब्लीडिंग का पता चले। तो चेकिंग वाइटल साइन है, ठीक है, लेकिन 4 घंटे में कर रहे हो वो गलत है, और पूरा आपको रिलायबल उसी समय नहीं बता सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिन द, नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेजरिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द थाई, भाई कि थाई की सर्कमफेरेंस को क्या कर लो, मेजर कर लो। दोस्तों ये तो अनरियलिस्टिक है, इसका कोई फायदा नहीं है, आप थाई को मेजर कर रहे हो, उससे आपको ब्लीडिंग का पता चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग द एकाइमोसिस एट द ऑपरेटिव साइट, कोई रेडनेस तो नहीं हो गई साइट के ऊपर जहां पर ऑपरेटिव साइट। पहली बात तो दोस्तों, पेशेंट जब आपके पास आएगा, ठीक है, इसमें सीधा बता रखा है कि पेशेंट की सर्जरी हुई है दोस्तों, उसकी ड्रेसिंग हुई रहेगी, क्या हुई रहेगी, ड्रेसिंग रही होगी, तो आप किस प्रकार से असेस कर सकते हो एकाइमोसिस को, ठीक है। रेडनेस को आप असेस कर ही नहीं सकते हो कि भाई वहां से ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, डायरेक्टली आप एकाइमोसिस का मतलब स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो उसको दर्शाता है एकाइमोसिस, डायरेक्टली ब्लीडिंग को नहीं दर्शा रहा है, रेडनेस को दर्शा रहा है, वो भी किस पे, स्किन के ऊपर। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो साइट रहेगी दोस्तों, वो तो ड्रेसिंग के द्वारा क्या रहेगी, कवर रहेगी, तो उस साइट को आप नहीं देख सकते हो, तो किसको देखोगे, बस जिसका जो बच गया उसी को देखेंगे हम। सर मुझे आता है, कह दो, सबको आता है आंसर। अब एग्जामिन द बेडिंग अंडर द क्लाइंट, दोस्तों पेशेंट एक्चुअली में रिकम्बाइंड पोजीशन के अंदर रहता है, एक साइड लेटता है वो, ठीक है, लेटरल पोजीशन के अंदर लेटता है, ऐसे मान लो आप, तो लेटरल पोजीशन के अंदर लेटता है, तो उसका मान लो पैर नीचे की तरफ है, तो वो ब्लीडिंग नीचे से होती रहती है, तो आपको बेडिंग को देखना है कि बेडिंग के ऊपर कहीं ब्लीडिंग तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्लड वहां पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। हमेशा ऐसे पेशेंट के अंदर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट के अंदर आप क्या चेक करोगे, उसकी बेडिंग चेक करोगे, क्योंकि बेडिंग जो है दोस्तों वो ब्लड से भर जाती है, वहां पर चारों तरफ क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। आपको बेडिंग को क्या करता है, चेक करना है, उससे आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो एग्जामिन द बेडिंग अंडर द क्लाइंट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू बी एडमिनिस्टर, एक क्लाइंट के अंदर हम दोस्तों टिश्यू प्लाज्मिनोजन क्या एक्टिवेटर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोट है, उस क्लोट को हटाने के लिए हम ये यूज करते हैं, कई सारी इसकी मेडिसिन आती हैं, जैसे एल्टीप्लेज आती है, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं दोस्तों, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हैं, जो कि कोई भी थ्रोम्बस जो बना हुआ है, क्लोट बना हुआ है, उसको रिमूव करने का क्या करती हैं दोस्तों, ये काम करती हैं। लेकिन इनका क्या दे रखा, आगे पढ़ते हैं, इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट, आपको एक क्लाइंट को ये देनी है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो ड्रग है दोस्तों वो देनी है। एल्टीप्लेज आपको ड्रग क्या करनी है, उसको एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। कहां पे, इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, सोचो अपने आप को केम्स के अंदर आप काम कर रहे हो, और वहां पर आपको ये ड्रग उसको देनी है। विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट, भाई ड्रग देने से पहले सबसे मेन चीज क्या असेस करोगे, तो दोस्तों पहली चीज मैंने आपको बता दिया कि एल्टीप्लेज जो ड्रग है ना दोस्तों, ये अगर क्लोटिंग हो रही है उसको रिमूव करने में काम आता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को दोस्तों पहले से ब्लीडिंग है, किसी पेशेंट को अगर पहले से ब्लीडिंग है, तो अगर आपने टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे दी तो उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने वहां पर ये ड्रग दे दी है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और उस पेशेंट के अंदर क्या नहीं बन पाएगा दोस्तों, क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, और क्लोटिंग नहीं हो पाई दोस्तों, तो ब्लीडिंग क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए आपको पेशेंट के अंदर चेक करना है कि कहीं उसके अंदर ब्लीडिंग तो है नहीं, तो साइन ऑफ ब्लीडिंग चेक करना क्या है, जरूरी है। अब इसमें दे रखा है एपिकल पल्स रेट चेक करो, भाई पल्स रेट चेक करो कहीं से भी करो, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लेवल का कोई प्रायोरिटी नहीं है, और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता। हार्ट रेट पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लेने से हार्ट रेट न बढ़ती है न कम होती है, इसलिए हार्ट रेट प्रायोरिटी नहीं बनेगी। इलेक्ट्रोलाइट लेवल को कोई इफेक्ट नहीं करता है ये, और टिश्यू कॉम्पेटिबिलिटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ऑफ ब्लीडिंग इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने है, व्हाट इज द प्रायोरिटी गोल व्हेन प्लानिंग ए केयर फॉर ए क्लाइंट इन क्राइसिस। ठीक है, साइकेट्रिक का क्वेश्चन है ये कि एक पेशेंट दोस्तों क्राइसिस के अंदर जा रहा है, तो आपकी मेन प्रायोरिटी गोल क्या रहेगा। ठीक है, अपना जो इक्विलिब्रियम है ना वो नहीं बना पा रहा वो एनवायरमेंट के साथ में। ठीक है, अपने साथ में वो इक्विलिब्रियम जो बना पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तो ऐसा क्लाइंट क्या कहलाता है दोस्तों, क्राइसिस में चला गया है वो। ठीक है, तो उस क्लाइंट के अंदर प्रायोरिटी जो गोल है वो क्या रहेगा। अब पहली बात तो गोल देखना है आपको, इंटरवेंशन नहीं देखना है। यहाँ पे क्या देखना है, गोल। उसने दे रखा है गोल बताओ, अब क्या गोल बनाओगे ऐसे क्लाइंट के लिए। तो इसमें दे रखा है क्लाइंट को रेफर कर दो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। पहली बात तो दोस्तों पेशेंट क्राइसिस में है, तो अभी उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात, उस क्लाइंट को आप रेफर कर रहे हो ना, तो रेफरिंग करना एक इंटरवेंशन है। ये क्या है, एक इंटरवेंशन है। जबकि हमें बताना क्या है दोस्तों, गोल बताना है। हमें बताना क्या है, गोल बताना है। तो दोनों चीजें हो गई। अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी इफेक्टिव भी नहीं होगी। दूसरी बात, रेफरिंग करना क्या है दोस्तों, एक इंटरवेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट देर का शेड्यूलिंग द क्लाइंट फॉर फॉलो अप काउंसलिंग। भाई पेशेंट को आप क्या करोगे, शेड्यूल करोगे, भाई आप वापस से काउंसलिंग के लिए आना। तो पहली बात तो पेशेंट मान लो ठीक नहीं है, आप उसको भेज रहे हो, वापस से बुला रहे हो। ठीक है, तो वो गलत है। दूसरी बात, ठीक है आप पेशेंट को भेज भी रहे हो दोस्तों, शेड्यूलिंग भी कर रहे हो, तो शेड्यूलिंग करना भी क्या होता है, एक इंटरवेंशन ही होता है, गोल नहीं होता है। आप गोल क्या बना रहे हो पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए गोल बनाओ ना आप। उद्देश्य क्या है आपका इस क्राइसिस डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, घर पे भेजना एक उद्देश्य थोड़ी है, ये इंटरवेंशन हो गया ये तो। ठीक है, इंटरवेंशन हो गया, ये गोल नहीं हुआ दोस्तों। और आपको इस क्वेश्चन में गोल बताना है। हैविंग द क्लाइंट गेन इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम। भाई पेशेंट के अंदर क्या आ जाए दोस्तों, इनसाइट आ जाए। तो क्राइसिस के पेशेंट के अंदर वैसे इनसाइट क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट रहती है। इनसाइट वैसे भी गायब नहीं होती है, और उसको गेन करना भी यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, प्रायोरिटी नहीं रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट दे रखा है भाई जो डिजीज है उसी का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि इक्विलिब्रियम नहीं बनता। हमारा गोल है कि हम वापस से उस क्लाइंट के अंदर क्या लाएंगे, इक्विलिब्रियम लाएंगे, बैलेंस लाएंगे। तो रिस्टोर करेंगे क्लाइंट का साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिक इक्विलिब्रियम, हम क्या करेंगे, वापस से लेकर आएंगे। यही हमारा क्या है दोस्तों, गोल है। बाकी की चीज देखो इंटरवेंशन है, रेफरिंग करना इंटरवेंशन है, शेड्यूलिंग करना क्या है दोस्तों, इंटरवेंशन है। ठीक है, ये भी गोल है, बट ये गोल यहां पर प्रायोरिटी नहीं है। मेन प्रायोरिटी क्या है, रिस्टोरिंग द क्लाइंट साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक 10 साल का बच्चा है, ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड हु वाज डायग्नोज्ड विद, उसको डायग्नोज किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, ऑटिज्म के द्वारा। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है, एक तो फैंटेसी डेवलप हो जाती है। ठीक है, सोशल विड्रॉल जो सिम्टम्स है वो डेवलप हो जाते हैं, पुअर कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है, बच्चा अलग ही उसमें खोया रहता है फैंटेसी के अंदर कि मैं स्पाइडरमैन के साथ खेल रहा हूँ, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, अपने घर वालों के साथ बात नहीं करेगा, सोशल विड्रॉल रहेगा, और लोगों से बात नहीं कर पाएगा, पुअर कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, ऑटिज्म है। आपने थिंकिंग डिसऑर्डर के अंदर पढ़ते हो, ऑटिस्टिक जो थिंकिंग है, फॉर्मेशन लेवल के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो है एक बच्चे के अंदर, कितने साल का है वो, 3 साल का है। अटेंड से स्कूल फॉर डेवलपमेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसको स्कूल भेजा गया है। और वो कौन सी स्कूल है, जो ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल होती है जिनको डेवलपमेंटली डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है दोस्तों, जिनका डेवलपमेंट क्या हो गया हो, बहुत मुश्किल हो रहा हो, जो डेवलपमेंट डिसेबल्ड जो चाइल्ड है दोस्तों, उनके अंदर ये इंक्लूड है। और उनकी स्कूल में इसको क्या गया गया है, भेजा गया है। एंड लिव्स विद द पेरेंट्स, ठीक है, उस स्कूल में जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। स्कूल उसने ज्वाइन कर ली है, कौन सी वाली, डेवलपमेंटल डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन जहां पर जाते हैं उसी स्कूल में जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ वो रहता है। द चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ सेल्फ बाइटिंग बिहेवियर, उसके अंदर बार बार खुद को बाइट करने लग जाता है, वो खुद को काटने लग जाता है, खाने लग जाता है। ठीक है, सेल्फ बाइटिंग बिहेवियर उसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। बैंगिंग द हेड, ठीक है, सर को मारता है, हिलाता है, जोर जोर से दीवार पे मारता है, तो ये काम कर रहा है। एंड नीडिंग हेल्प विद फीडिंग एंड टॉयलेटिंग, जब भी वो खाना खाता है तो उसको हेल्प चाहिए, और जो टॉयलेट के लिए जाता है दोस्तों उस दौरान भी उसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। ठीक है, तो द प्रायोरिटी नर्सिंग गोल, प्रायोरिटी नर्सिंग गोल बताना है आपको ऐसे क्लाइंट के लिए। सिंपल सी बात है, ऑटिज्म का एक बच्चा है आपके पास। ठीक है, ऑटिज्म का एक बच्चा है, स्कूल जाता है वो, ठीक है, अपने घर वालों के पास रहता है, खुद को काटता है, ठीक है, सर को मारता है दीवार पे, फीडिंग और टॉयलेट करवाने में उसको क्या चाहिए दोस्तों, हेल्प चाहिए। ठीक है, हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्लाइंट का आपको क्या बनाना है दोस्तों, गोल बनाना है। देखो सारे काम क्या कर रहा है दोस्तों, सेल्फ हार्म का कर रहा है। हमें कैसा काम करवाना है दोस्तों, हमें सबसे पहली चीज क्या होती है पेशेंट की, हमें बताओ। मैंने आपको बताया, आपको मास्लो हायर की थ्योरी है, वो आओ उसमें, सेफ्टी। तो ऐसे पेशेंट मान लो दीवार पे मार रहा है, खुद को काट रहा है, तो इन सब चीजों के अंदर हमें क्या चाहिए दोस्तों, पेशेंट की सेफ्टी। तो मेन प्रायोरिटी क्या होगी, सेफ्टी से रिलेटेड होगी। तो चलो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखो कौन सा है, रिमेन सेफ फ्रॉम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, खुद को इंजर कर लेगा,
ऐसे अगर खुद को काटता रहा, दीवार पे मारता रहा, तो खुद को क्या कर लेगा, इंजर्ड कर लेगा। तो सबसे पहला हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम उसको सेव करना है, किससे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी से, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है उससे हमें क्या करना है, उसको बचाना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन इसके आंसर क्यों नहीं है, चलो बात करते हैं। कंट्रोल रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर है, ठीक है, ऑटिज्म प्रेजेंट हो सकता है, बट दोस्तों अगर वो हार्मफुल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो हार्मफुल नहीं है तो, ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्रायोरिटी भी नहीं है। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी दोस्तों, सेफ्टी। बी एबल टू फीड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये दोस्तों बहुत रियलिस्टिक सा नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप एकदम से उसको क्या करो दोस्तों, उनको इंडिपेंडेंट बना दो खुद। हाँ, उसको आपको करना है, ठीक है, ये गोल होना चाहिए, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। ये आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म। सबसे पहला ध्यान आपको इस टाइम किस पे देना है कि वो कहीं खुद को इंजरी नहीं कर ले, ठीक है, इस पे देना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलप कंट्रोल ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन। इसमें कह रहे हैं भाई वो जो पेशाब करता है ना, उसको कंट्रोल करवाना है। इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये नहीं दे रखा कि भाई वो पेशाब पे कंट्रोल नहीं कर रहा, भाई वो हेल्प ले रहा है। हेल्प लेने का मतलब उसके माता पिता उसके साथ जाते हैं तब वो कर लेता है यूरिन, लेकिन ऐसा थोड़ी दे रखा है कि बस को यूरिन इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट है। अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट होता तब आप क्या करवाते हैं, उसके अंदर कंट्रोल डेवलप करवाते हैं। लेकिन उसमें ये दे रखा है उसको फीडिंग में, टॉयलेटिंग में क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है। वो कहता होगा मुझे बैठाओ, मेरे पास खड़े रहो, तो वो हेल्प होती है। आप उसके अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो उसे, तो यूरिनरी एलिमिनेशन का कंट्रोल डेवलप करवाने की यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर सेफ्टी आएगा कि सेव करना है आपको पेशेंट को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी से, खुद के द्वारा खुद को इंजर्ड करने से आपको क्या करना है दोस्तों, बचाना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद डिमेंशिया। एक क्लाइंट है दोस्तों आपके सामने, किसका है, डिमेंशिया का क्लाइंट है। हैज बीन केयर्ड बाय द स्पाउस फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल से उसके स्पाउस उसकी क्या कर रहे हैं दोस्तों, केयर कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ द क्लाइंट हैज बिकम एजिटेटेड एंड एग्रेसिव। अभी क्या हुआ, पिछले महीने ही दोस्तों जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, एग्रेसिव हो गया, एजिटेट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा, वॉयलेंस दिखाने लग गया, ऐसी चीजें क्या करने लग गया दोस्तों, ज्यादा दिखाने लग गया है। एजिटेट और एग्रेसिव हो गया, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा दिखाने लग गया, हाइपर होने लग गया, वॉयलेंस, ऐसे बिहेवियर क्या कर रहा है दोस्तों, वो शो कर रहा है। एंड इज इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ जो यूरिन है दोस्तों वो भी क्या हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट हो गया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एंड हैज इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन एंड फीसेज, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और फीसेज मतलब अपने आप यूरिन पास कर रहा है, अपने आप ही क्या जो स्टूल है वो पास कर रहा है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर व्हाइल दिस क्लाइंट इज एन इम्पेटेंट एंड मेंटल हेल्थ पेशेंट इन पेशेंट मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। अब उसको एडमिट करवा दिया गया है और आपको ये बताना है कि आपका प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होगी इस पेशेंट के लिए। इस पेशेंट के लिए दोस्तों प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होगी, तो चलो बात करते हैं दोस्तों। सीधी बात है कि पेशेंट एजिटेड है और अग्रेसिव है, तो मैंने आपको बता दिया हमें पेशेंट को कोशिश करना है कि पेशेंट को इंजरी से हमें बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके बिहेवियर को क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, उसके बिहेवियर को क्या करेंगे हम दोस्तों, मैनेज करेंगे। सेम वही वाला ऑप्शन यहां पर भी होगा, तो हम मैनेज करेंगे उसके बिहेवियर को। तो इसका आंसर बस थोड़ा अलग तरीके से आ गया, वहां पर डायरेक्टली दे रखा था, लेकिन यहां पर ये दे रखा है कि ये चीजें प्रायोरिटी है इस समय हमारे लिए। क्या कि पेशेंट क्या हो रहा है दोस्तों, एजिटेट हो रहा है और एग्रेसिव हो रहा है। और जब भी पेशेंट एजिटेट और एग्रेसिव हो तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोनों में क्या है, सेफ्टी चाहिए, ठीक है, हमें भी सेफ्टी चाहिए, स्टाफ नर्स को भी सेफ्टी चाहिए और पेशेंट को भी क्या चाहिए दोस्तों, सेफ्टी ही चाहिए। तो क्योंकि वो खुद को इंजर्ड करेगा तो वो भी हमारे ऊपर ही आएगा कि भाई ये तुम क्या कर रहे थे। तो दोनों चीजों के अंदर हमें दोस्तों पहली प्रायोरिटी किस पे देंगे, हम सेफ्टी पे देंगे। उसके लिए हम उसके बिहेवियर को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो मैनेजिंग द बिहेवियर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिवेंटिंग फर्दर डिटोरिएशन। एक्चुअली में डिमेंशिया के अंदर दोस्तों बहुत मुश्किल होता है डिटोरिएशन को प्रिवेंट करना। जब पेशेंट सीवियर, इसके जो सिम्टम्स है वो दिखा रहे हैं कि वो सीवियर कंडीशन के अंदर है। कुछ ड्रग्स हैं थोड़े बहुत इसको लिमिट कर सकती हैं, कम कर सकती हैं जब पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म के अंदर हो। सीवियर फॉर्म में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंटिंग फर्दर डिटोरिएशन रोकना बहुत ज्यादा थोड़ा क्या है, मुश्किल है। और दूसरी बात वो प्रायोरिटी भी नहीं है, ठीक है, प्रायोरिटी भी नहीं है। 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको क्वेश्चन के अंदर, भाई ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है, ठीक है। फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्पाउस, भाई स्पाउस को भी बेचारे को नीड है, जरूरत है उसको भी, वो भी परेशान है ना, स्पाउस भी तो परेशान हो रहा है ये सब चीजें करने से। हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर ये क्या नहीं है दोस्तों, प्रायोरिटी नहीं है। हाँ पेशेंट जब वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम समझाएंगे, उसको भी काउंसलिंग देंगे, स्पाउस को भी काउंसलिंग देंगे इसके बारे में कि भाई आपका पेशेंट ऐसे है। लेकिन इस समय पेशेंट क्या है दोस्तों, हमारे पास एडमिट है, इन पेशेंट है वो। तो एडमिट होने पर हम पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और पेशेंट को जो डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एस्टेब्लिशिंग एन एलिमिनेशन रीट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, कि हम कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन रीट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है,
डिमेंशिया के पेशेंट सीवियर कंडीशन के अंदर चला गया और वहां पर उसको ये प्रोग्राम देना कि वो अपने आप को एलिमिनेशन को कंट्रोल करे। एलिमिनेशन मतलब जो यहाँ पर ये कर रहा है ना, वो यूरिन और फीसेज जो पास आउट कर रहा है उसके ऊपर क्या करवाना, कंट्रोल करवाना। तो ये तो डिमेंशिया के पेशेंट में बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, मुश्किल है, इसलिए ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बन भी नहीं सकता। इसका फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी सेफ्टी, मैनेजिंग द बिहेवियर। ठीक है, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, साइकेट्री के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से टफ पड़ते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं और आपको ये समझ में आ जाए और याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थेरेप्यूटिक साइकेट्रिक एनवायरनमेंट फॉर ए कंफ्यूज्ड क्लाइंट। भाई एक कंफ्यूज्ड क्लाइंट है और आपको प्रायोरिटी नर्सिंग ऑब्जेक्टिव बताना है, आपको एक तरह से गोल बताना है उस पेशेंट का, किसमें, थेरेप्यूटिक साइकेट्रिक एनवायरनमेंट, जो उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है ट्रीटमेंट के लिए जो आपने दिया है दोस्तों उस पेशेंट को, कंफ्यूज्ड क्लाइंट को, तो उसके अंदर आप क्या बताना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्लाइंट है दोस्तों उसको थेरेप्यूटिक मिले हुए जो थेरेपी है वो प्रोवाइड की जाती है कंफ्यूज्ड क्लाइंट को, ना, थेरेप्यूटिक मिले हुए जो थेरेपी है वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, किसको, कंफ्यूज्ड क्लाइंट को। अब इसमें क्या क्या करना है, देखो पहला दे रखा है असिस्ट द क्लाइंट टू रिलेट टू अदर, भाई दूसरे से रिलेट करने में हम क्या करेंगे, क्लाइंट को असिस्ट करेंगे। हाँ, असिस्ट करते हैं क्लाइंट को रिलेट करने में, लेकिन दोस्तों ये क्या नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, दिस इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर दिस सिचुएशन। दूसरा कंफ्यूज क्लाइंट, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो दूसरे से खुद कंफ्यूज है लेकिन दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ऐसे क्लाइंट भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। और दूसरी बात, ये हमारी प्रायोरिटी भी समय नहीं है। नेक्स्ट, मेक द हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर मोर होम लाइक, कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को आप, इसमें ये तो दे रखा है कि आपको क्या करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, थेराप्यूटिक साइकेट्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो मेक द हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर मोर होम लाइक, हाँ हम थेरेप्यूटिक मूल्य में कोशिश करते हैं कि भाई घर से कुछ कुछ सामान लाते हैं और उसको बिल्कुल ऐसा कोशिश करेंगे कि भाई वो कैसा एनवायरनमेंट बने, होम का जैसा बने, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा बनाना क्या है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज अनरियलिस्टिक। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल कैसा बना दो, घर के जैसा बना दो, ऐसा तो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हेल्प द क्लाइंट बिकम एक्सेप्टेड इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग, कि भाई क्लाइंट की आप हेल्प करो कि जो भी सेटिंग है दोस्तों, जो भी हॉस्पिटल के अंदर है उसमें वो क्या कर सके दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करे, उसको क्या कर ले दोस्तों, वो एक्सेप्ट कर ले, जिस भी सेटिंग के अंदर वो है, जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर है उसको वो क्या करे दोस्तों, एक्सेप्ट करे। तो यहां पर हम उस कंफ्यूज्ड क्लाइंट के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, सेटिंग को कंट्रोल करवाएंगे, हेल्प करेंगे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर क्लाइंट का क्या देना है हमें दोस्तों, कंफ्यूज क्लाइंट की प्रायोरिटी देखनी है। और कंफ्यूज क्लाइंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होती है कि क्लाइंट क्या रहे, सेफ रहे, उसका इंडिपेंडेंट क्या हो, फंक्शनिंग करे, खुद किसी के ऊपर क्या नहीं हो दोस्तों, डिपेंड नहीं हो। यहां पर भी क्या आ गया दोस्तों, सेफ्टी आ गया। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का मतलब ये है सेल्फ स्टीम आ गया, कि क्लाइंट का खुद का सेल्फ स्टीम क्या हो दोस्तों, डेवलप हो और पेशेंट सेफ हो। हमारे पास दो ऑप्शन थे जिनमें से हमें आंसर देना था, एक थर्ड में और एक फोर्थ में। थर्ड का मतलब ये है कि भाई जिस हॉस्पिटल में रह रहा है उस एनवायरनमेंट को क्या कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले। दूसरा क्या था कि मेंटेन करवाने में कोशिश करना है कि पेशेंट क्या रहे दोस्तों, सेफ रहे और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। अब आप बताओ कि इन दोनों में आप कौन सा आंसर दोगे। तो दोस्तों कंफ्यूज जो क्लाइंट है उसकी खुद की सेल्फ स्टीम गिर जाती है, उसको होता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहते होंगे, मैं कंफ्यूज रहता हूं, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरा ये नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज है, कहीं भी जा सकता है, भूल जाएगा ये कौन सी जगह जाना है, यहां जाना था मुझे, वहां जाना था, ये करना था, वो करना था। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट के लिए हमें क्या जरूरी है दोस्तों, सेफ्टी भी जरूरी है। तो ऐसे क्लाइंट को हम सेफ और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं कि वो खुद काम कर सके और क्या रहे दोस्तों, वो सेफ रहे। इसलिए इन दोनों ऑप्शन के अंदर जो आंसर होगा दैट विल बी मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरेंट्स ऑफ एन एडोलसेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े से साइकेट्रिक डिसऑर्डर आएंगे, वो साइकेट्रिक में थोड़े से टफ आएंगे, फिर हम वापस अगले जो सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, जैसे हम ओबीजी के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर वापस से क्या हो जाएंगे, आपके पास अच्छे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे और भी। द पेरेंट्स ऑफ एन एडोलसेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, एक एडोलसेंट बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, और वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है दोस्तों, एक्सपीरियंस कर रहा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई भी चीज उसने जिंदगी में खो दी है, कोई भी चीज उसके साथ बुरा हुआ है, उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाएगा। इसे किस नाम जानेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो बच्चा इसी से गुजर रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है। हैव डिसाइडेड टू केयर फॉर देयर चाइल्ड एट होम। तो पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि भाई इस बच्चे को जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसे हम घर पर ही क्या देंगे, केयर देंगे। What is the priority intervention that the
होम हेल्थ नर्स मस्ट इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर। तो इसमें प्रायोरिटी इंटरवेंशन आपको बताना है कि उसको जो होम जो नर्स है जो वहां पर जाकर उसको केयर प्रोवाइड करेगी, उस होम हेल्थ नर्स को सबसे ज्यादा अपनी प्लान ऑफ केयर के अंदर किस चीज के ऊपर क्या देनी चाहिए दोस्तों, प्रायोरिटी देनी चाहिए। कौन सी प्रायोरिटी इंटरवेंशन उसको रखना चाहिए, जिस जो बच्चा किसके ऊपर है दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद पहला दे रखा है एनकरेज द पेरेंट्स टू कीप देयर चाइल्ड विद इन द होम एनवायरनमेंट। बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप अगर बच्चा मान लो ट्रॉमा से गुजरा है और आप उसको कहोगे घर के अंदर ही रहो, इस रूम में बंद रहो, बाहर मत घूमो, नहीं दोस्तों, आपको उसको घर से बाहर निकालना भी क्या है, जरूरी है, अपने साथ रखना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसको ऐसा उसको सपोर्ट देने की जरूरत है, उस समय उसको क्या देने की जरूरत है, सपोर्ट देने की जरूरत है। अगर आप उसको होम एनवायरनमेंट में रखोगे तो उसको ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा और ज्यादा ट्रॉमा के अंदर जाएगा, तो उसको होम से निकालने की क्या है दोस्तों, जरूरत है। ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आपने ये कह दिया घर वालों को तो बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, हेल्प द पेरेंट्स आइडेंटिफाई देयर चाइल्ड्स प्रॉब्लम्स दैट कॉज देम टू बी फियरफुल। कि पेरेंट्स को हेल्प करो किस चीज में, आइडेंटिफाई देयर चाइल्ड्स प्रॉब्लम, कि उस बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम है, दैट कॉज देम टू बी फियरफुल, जो उनको क्या लगती है दोस्तों, फियरफुल लगती है। पहली बात दोस्तों, आप हो नर्स तो ये काम आप पेरेंट्स को हेल्प नहीं करोगे, आप खुद खोजोगे, खुद आइडेंटिफाई करोगे कि उस बच्चे को कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिससे वो क्या है दोस्तों, डरा हुआ है, जिससे वो क्या है, डरा हुआ है। तो ये काम क्या है, आपका है, ये काम क्या है दोस्तों, आपका है। तो पहली चीज तो ये काम आप खुद करोगे, इसलिए ये आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, असिस्ट द पेरेंट्स को असिस्ट करो टू अंडरस्टैंड दैट देयर चाइल्ड मे अवॉइड इमोशनल अटैचमेंट से। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पेशेंट के अटेंडर को या पेशेंट के फैमिली मेंबर को आपको ये समझाना जरूरी है, क्योंकि फैमिली मेंबर को ऐसा लगेगा कि भाई क्या चक्कर है कि हमारा जो बेटा है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, हमारे पास ही नहीं बैठता, हमारे साथ इसका कोई अटैचमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप पेशेंट को नहीं समझा सकते, लेकिन उसके यहां पर आप किसको असिस्ट करोगे, उसके पेरेंट्स को असिस्ट करोगे। सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसमें भाग ले रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं उसमें क्या ले रहे हैं, हम खुद पार्टिसिपेट हो रहे हैं। वहां पर हम पेशेंट के अटेंड सिर्फ पेरेंट्स की क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, यहाँ पर हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स को हम ये समझा रहे हैं कि भाई देखो ये जो डिसऑर्डर है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके अंदर बच्चे के अंदर ये इमोशनल डिटैचमेंट आ जाता है, बच्चा अपने आप को अकेला रखना चाहता है। तो आप इस चीज को आपको क्या होगा, समझना होगा। आप ये मत समझो कि बच्चा हमसे दूर हो रहा है, हम इतना उसके लिए कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो हमसे बात भी नहीं करता, न हमें कुछ समझता है। तो ये चीजें उसको पेरेंट्स को क्या करना है दोस्तों, समझाना जरूरी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, डिस्कस विद द पेरेंट्स दैट देयर फीलिंग्स ऑफ एम्बिवलेंस अबाउट व्हाट देयर चाइल्ड इज एंड्यूरिंग। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी नहीं है, मेन प्रायोरिटी इसके अंदर ये दे रखा है कि भाई आप डिस्कस करो पेरेंट्स के साथ कि उनकी जो फीलिंग है ना, एम्बिवलेंस का मतलब ये होता है कि डबल फीलिंग होना, सेम टाइम के ऊपर दो फीलिंग होना। तो वो मतलब उनको ये फीलिंग रहती है कि भाई कभी सोचेगा बच्चा ठीक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी सोचेगा बच्चा बेकार है, कभी सोचेगा अच्छा बच्चा है। तो ये सब चीजें उनको गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या चक्कर है, हमारे साथ डिटैच हो रहा है, कभी सोचेगा यार बीमार है, तो उसके प्रति अच्छी फीलिंग आएगी। तो एक ही पर्सन के लिए दो फीलिंग होना क्या कहलाता है, एम्बिवलेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रायोरिटी ये देंगे हम कि जो इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है ना, तो हम उसको समझाएंगे कि भाई उनका चाइल्ड है वो अवॉइड कर सकता है अटैचमेंट को। ठीक है, आपका चाइल्ड क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, और आपको इसको समझने की क्या है, जरूरत है। तो यही क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे प्रायोरिटी होगी। ये भी एक टफ क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट हु इज इन ए मैनिक फेज। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दो फेज आती है, एक मैनिक फेज आती है और एक क्या आती है दोस्तों, डिप्रेसिव फेज आती है। तो मैनिक फेज के अंदर है वो, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी शो करना, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्टेसी, वो वाली एक्टिविटी शो करना। ठीक है, ज्यादा खुश रहना, ज्यादा एक्टिविटी शो करना, वो सब मैनिक फेज के अंदर आ गया। बाइपोलर थ्रेटन्ड स्टाफ एंड द क्लाइंट्स ऑन एन एक्यूट साइकेट्रिक यूनिट। धमका रहा है, स्टाफ को धमका रहा है, तुम्हें मारूंगा मैं, ठीक है, तुम्हें पीटूंगा, तुम्हें मैं क्या करूंगा, पीटूंगा, तुम्हें मारूंगा मैं। वो थ्रेटन्स कर रहा है किसको, स्टाफ को और बाकी के पेशेंट्स को। कहां पे, एक साइकेट्रिक यूनिट के अंदर, ऐसे मान लो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर। प्लेस द फॉलोइंग इंटरवेंशन इन प्रायोरिटी ऑर्डर फ्रॉम द लिस्ट रेस्ट्रिक्ट टू द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव। मतलब अब आप उसको रोकना है, आपको उसको क्या करना है दोस्तों, रोकना है। लेकिन रोकना भी किस क्रम में है, आप कोशिश करो कि धीरे, कम से कम रोकने से स्टार्ट करो और फिर उसको ज्यादा से ज्यादा रोकना है। ठीक है, आपको उस पेशेंट को क्या करना है, भाई वो उसने आपको धमकी दे दी, अब आप कम से शुरू करो कि भाई पहले उसको करो कि कम रोको, फिर और ज्यादा रोको, फिर और ज्यादा रोको। तो ये पांचों दे रखे हैं इसके अंदर, उसमें ये पूछ रहा है कि भाई कैसे कैसे आपको रोकना है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूं। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम पेशेंट को एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे, अकेला रखेंगे। ठीक है, अकेला, एकांतवास,
ठीक है, अकेला रखते हैं, अलोन रखते हैं, ताकि वो किसी को धमकी नहीं दे सके। बड़ी समझाऊंगा फिर ऑप्शन मिलाऊंगा। रिस्ट्रेंट मतलब क्या, उसको बांध देंगे हम, उसको बिल्कुल उसको बांध देंगे, अब मार हमें तू, अब कुछ कर हमें तू, ठीक है। तो रिस्ट्रेंट मतलब फिजिकल रूप से पूरी तरह से बांध देना उसको। लिमिट सेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंट है ना दोस्तों, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। एनवायरमेंट को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, लिमिट सेटिंग कहलाता है। इसके बाद है डाइवर्सनल एक्टिविटीज, हम उसको दूसरी एक्टिविटीज के अंदर लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो इन चीजों को याद न करे, ठीक है, उसको खिलाएंगे और कुछ करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे, उसके माइंड को क्या करेंगे दोस्तों, डाइवर्ट हम करेंगे। इसके बाद है मेडिकेशन से एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम दवाई देकर क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपको पेशेंट को कंट्रोल करना है, लेकिन कंट्रोल करना एकदम ऐसे नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से बांध दो, बंद कर दो एकदम कि भाई बांध दिया आपने, ऐसे नहीं। वो कह रहा है कि कम से ज्यादा तरफ आपको सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे। इसके ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ए 1 2 3 4 और 5। बी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 3 5 1 और 2। सी हो जाएगा 5 3 4 2 1 और डी हो जाएगा 1 3 4 5 2। मतलब कि भाई इस सीक्वेंस में आपको बताना है कम से ज्यादा की तरफ आप उसको करना है, ठीक है। देखो अब मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। सबसे पहले उस पेशेंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, डाइवर्जनल एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, बस उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें हम उसको न तो बांध रहे हैं न रोक रहे हैं, किसी भी चीज से उसको हम रोक नहीं रहे, तो ये सबसे कम क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया, सबसे कम रोकना हो गया उसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ गया दोस्तों, फोर्थ आ गया, डाइवर्जनल एक्टिविटी करवाएंगे इसको हम, ठीक है। इसके बाद में हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद हम कंट्रोल करेंगे किसको, एनवायरनमेंट को। तो हम लिमिट करेंगे सेटिंग को कि भाई कोई किसी को क्या न पहुंचाए, ये नुकसान न पहुंचाए, तो जो लिमिट करेंगे सेटिंग को, पूरा जो एनवायरनमेंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऐसी चीज नहीं आ जाए, चाकू वाकू आ जाए कि उसको आप मार ही दे वो, ठीक है, कोई टेबल कुर्सी हो ऐसी चीजों से मार दे, तो उसको एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। तो लिमिट करेंगे हम सेटिंग को, तो ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, फिर हम उसको देंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा। ये भी क्या कहलाता है, केमिकल रिस्ट्रेंट कहलाता है। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मतलब हम उसको दवाई दे रहे हैं, उसको सुला दिया दवाई देके कि भाई सो जा तू, फालतू में हमें मार उड़ देगा, हमारी पिटाई उटाई कर देगा, तो केमिकल रिस्ट्रेंट कहलाएगा ये क्या कहलाता है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन। केमिकल रूप से रिस्ट्रेंट करना, मतलब उसकी बॉडी को हम रिस्ट्रेंट तो कर रहे हैं लेकिन दवाई देके कर रहे हैं, फिजिकल रूप से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अगला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर भी नहीं मान रहा वो, इन तीनों चीजों से भी नहीं माना, फिर नेक्स्ट हम सेक्लूजन पे आएंगे, उसको फर्स्ट पे आएंगे। सेक्लूजन मतलब उसको अकेला छोड़ देंगे, एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे एकांत में, भाई अब तू कर ले, तू तेरे को करना है ना, ठीक है, अब तू ये काम तू खुद कर ले, अब हमको मार दे, तू कैसे मारेगा। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, सेक्लूजन कहलाता है। और लास्ट जो आएगा दोस्तों, रिस्ट्रेंट मतलब बांधना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई, उसको आपने पूरी तरह से बांध दिया और बेचारे के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उसको मारोगे तो नहीं ना। तो इसमें ये कह रहा है कि कम से ज्यादा रेस्टोरेंट की तरफ जाना है। तो भाई पहले वाले में कुछ किया ही नहीं, डाइवर्जनल एक्टिविटी में आपने उसको कुछ भी करने से रोका नहीं, बल्कि और ज्यादा एक्टिविटी क्या इंक्लूड किया आपने, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा ज्यादा रोका, तीसरे में आपने एनवायरनमेंट से कंट्रोल किया, लिमिट सेटिंग की, फिर इसके बाद में आपने उसको दवाई देने के द्वारा ठीक करने की कोशिश की, फिर और ज्यादा बढ़ाया, उसको अकेला कर दिया बिल्कुल, फिर उसको फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा रिस्ट्रेंट कर दिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सीक्वेंस हो जाएगा। तो 4 3 5 1 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो है दोस्तों वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 3 5 1 2। एक 1 2 3 4 5 था, 5 3 4 2 1 था, 1 3 4 5 2 था, और अब इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 4 3 5 1 2, ठीक है। बहुत लेवल का क्वेश्चन है ये, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको कि एकदम से आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए नर्स एक्सपेक्ट टू द प्रायोरिटी कंसर्न ऑफ ए 20-year-old वुमन। एक 28 साल की एक महिला है, उस महिला का, अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और भी, हु इज टू अंडरगो ए लैप्रोस्कोपिक बायलैटरल साल्पिंजोओफोरेक्टोमी, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर हुआ है दोस्तों, आपने लैप्रोस्कोपिक किया है उसका, ठीक है, कैमरे का यूज करके जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर है उनका द्वारा किया है। बायलैटरल साल्पिंजोओफोरेक्टोमी, आपने उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया और दोनों जो ओवरी है दोस्तों उनको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आपको उसका प्रायोरिटी कंसर्न बताना है कि ऐसे पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात सोचो कि 28 साल की कोई बेचारी फीमेल है और उसके आपने सब चीजें क्या कर दी दोस्तों, रिमूव कर दी। आपने उसके फैलोपियन ट्यूब रिमूव कर दी, ओवरी रिमूव कर दी, तो हार्मोन रिमूव कर दिया सब कुछ, तो वो अब फर्टाइल तो नहीं रह पाएगी। तो सबसे ज्यादा मेन इसमें क्या इश्यू रहेगा 28 साल की फीमेल के लिए, देखो एक्यूट पेन इश्यू रहेगा, लेकिन उस फीमेल के लिए इस समय पेन इतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिक हुआ है, लैप्रोस्कोपिक के अंदर पेन होने के जो चांसेस दोस्तों क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। दोनों चीजें हो गई कि पेन उस समय प्रायोरिटी नहीं है, क्यों, उस फीमेल के लिए तो और भी चीजें हैं बड़ी,
ठीक है, पेन तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए अभी। और दूसरी बात दोस्तों, लैप्रोस्कोपी किया तो पेन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, रिस्क फॉर हेमरेज, एक्चुअली में यहाँ पर सारी की सारी जो चीजें की गई हैं, साल्पिंजोफोरेक्टोमी किया गया है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? पेल्विक कैविटी से रिलेटेड है। ब्लीडिंग के ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस होते हैं ना, वो किसके अंदर होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के जो प्रोसीजर होते हैं ना, वहां पर ब्लीडिंग के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों? ज्यादा होते हैं, इसलिए। और दूसरा लेप्रोस्कोपिक हुआ है तो यहां पर रिस्क ऑफ हेमरेज क्या रहेगा दोस्तों? कम रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फियर ऑफ क्रोनिक इलनेस, ये कोई एविडेंस आज तक कभी नहीं मिला कि भाई किसी भी पेशेंट के अंदर अगर साल्पिंजोफोरेक्टोमी कर दिया तो आगे वो क्रोनिक इलनेस के अंदर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट, लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल, इस समय उस फीमेल का दोस्तों चाइल्ड बियरिंग की जो क्षमता थी, उसको बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उसके अंदर, फर्टिलिटी है दोस्तों, वो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। और उस फीमेल के लिए दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो कंसर्न है ना उस समय, उसके लिए क्या है दोस्तों? चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सूट, मतलब कि ऐसे मान लो कि लेबर रूम के अंदर आई है या हॉस्पिटल के अंदर आई है, बर्थिंग सूट के अंदर जहां पर डिलीवरी होती है, वहां पर डिलीवरी होती है, वहां पे इन अर्ली एक्टिव लेबर। ठीक है, एक्टिव लेबर के अंदर है, उसमें भी किसमें? अर्ली के अंदर है। विच नर्सिंग इंटेंशन टेक इन प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, अब उस कौन सा नर्सिंग एक्शन है दोस्तों जो एडमिशन के दौरान प्रायोरिटी लेगा? सीधी सी बात है कि आपके पास पेशेंट आई है, एक्टिव फेज के अंदर आई है, ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं दे रखा उसने, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पे दोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस समय उसका एडमिशन लेने से पहले हमें फीटल हार्ट रेट को अस्कल्टेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास बहुत कम टाइम रहता है। आप हो सकता है कि बच्चा डेसिलरेशन के अंदर जा रहा हो दोस्तों, वेरिएबल डेसिलरेशन के अंदर हो, उसके अंदर कोर्ड कंप्रेशन हो सकता है, कोर्ड प्रोलैप्स हो सकती है। तो इसलिए कोई भी पेशेंट आपके पास जब एडमिट हो रही है दोस्तों लेबर के लिए, एक्टिव लेबर के अंदर, तो एडमिशन के दौरान सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो किस पे दोगे आप? अस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को या फीटल हार्ट रिदम को अस्कल्टेट करना क्या है दोस्तों? जरूरी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी पे दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ऑब्टेनिंग एन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ये सब बाद की बात है, आप हिस्ट्री आराम से लेते रहोगे, आप पूरा उसका जीटीपीएल ये सब बाद में ले सकते हो। मेन जरूरी समय क्या है? आप पेशेंट का जब आपके पास अर्ली स्टेज में आया है, वो लेबर के अंदर है, तो आप फीटल हार्ट रेट चेक करोगे। डिटरमाइनिंग व्हेन द लास्ट मील वाज ईटन, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है कि उसने बाद में भाई उसने पहले खाना कब खाया था, ये सब बाद की बात है। मेन प्रायोरिटी यहां पर फीटल हार्ट रेट। एसर्टेनिंग वेदर द मेम्ब्रेन्स हैव रैप्चर्ड, ये सर्टेन करना कि भाई मेम्ब्रेन्स रैप्चर हो गई है नहीं हुई, ये उसके बाद की बात है। पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों? जो फीटल हार्ट रेट है ना उसको क्या करेंगे? अस्कल्टेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए, तो लेकिन ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, 1.5 घंटे की हो गई है, तो आप यूट्यूब पे कंटिन्यू इतना देखना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको कल ही करवा दूंगा। अगली जो हमारी क्लास होगी, जो हमारी क्लास होगी, इसमें बाकी के जितने भी जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन के करीब और करवा दूंगा अभी। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।